अध्याय 21। एक ही सांस में 6 कट। वांग तियानहाओ के शब्दों से रिंग में हलचल मच गई। चाहे वे शी म्यू को जानते हों या नहीं, सभी लोग लियू फैंग क्लब की ओर देखने लगे क्योंकि उन्हें यह अजीब लग रहा था कि वांग तियानहाओ किसी को अपने साथ लड़ने के लायक समझ रहे थे। ये शी म्यू कौन है? मुझे नाम थोड़ा सा याद है। मुझे लगता है कि यह लियू फैंग क्लब का कोई नया लड़का है। मैंने सुना है कि वह बहुत कम उम्र में ही बॉडी टेम्परिंग में 10वें स्तर तक पहुंच गया है। हो सकता है कि वह आगे चलकर हो तियान योद्धा बन जाए। ये तो अजीब है। वांग तियानहाओ अपनी तकनीकों में इतना माहिर है तो किसी को चुनौती क्यों देगा? चाहे उसका विरोधी कोई भी हो, वह जीतेगा ही। क्या लियू फैंग क्लब के किसी व्यक्ति ने वांग तियानहाओ का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल कर ली है? वांग तियानहाओ भाई शी के बारे में जानते थे, तब सभी लोग यह अनुमान लगाने लगे कि वांग तियानहाओ एक अज्ञात व्यक्ति को चुनौती क्यों दे रहा है। शी म्यू, क्या तुम वांग तियानहाओ से पहले मिल चुके हो? ली कैंगहाई ने सिर घुमाकर शी म्यू से पूछा। वह भी हैरान रह गया। मैंने एक बार उससे मुकाबला किया था, लेकिन हम अंत तक नहीं लड़े, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कौन बेहतर है। शी म्यू ने शांति से जवाब दिया। हालांकि वांग तियानहाओ की खुली चुनौती पर वह हैरान थे। ओह, तो यही वजह है। हालांकि मुझे डर है कि तुम्हारे जीतने की ज्यादा संभावना नहीं है। जब तुम उससे पहले लड़े थे तब तुम्हारे पास जीतने का मौका हो सकता था, लेकिन अब वह बहुत ताकतवर हो गया है। अगर तुम चुनौती स्वीकार करने से इनकार कर दोगे तो कोई बात नहीं। ली कैंगहाई ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए समझाने की कोशिश की। चिंता मत करो प्रशिक्षक ली, मैं बस अपनी तकनीकों की तुलना उनकी तकनीकों से करना चाहता हूँ। कौन जीतता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी म्यू ने अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराते हुए वांग तियानहाओ की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि तुमने अपना मन बना लिया है। बस इतना याद रखना कि उसकी भाला कला बहुत ऊंचे स्तर की है। हालांकि अगर तुम जीतने का जरा भी मौका चाहते हो तो तुम्हें उसके काफी करीब पहुंचना होगा ताकि वह अपना भाला इस्तेमाल न कर सके। वास्तव में यदि आप उसके धधकते भाले की ज्वाला के हमले से बच नहीं पाए तो आप एक पल में ही हार जाएंगे। ली कैंगहाई ने एक क्षण बाद उसे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दी। सुन जून और ली युनफेंग बातचीत सुनकर एक दूसरे को देखते रह गए। लाल चेहरे वाले प्रशिक्षक मिन भी गुरु शिष्य की जोड़ी को उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे थे। शी म्यू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और रिंग की ओर चल पड़ा। फिर वह जमीन से उछलकर सीधे रिंग में कूद गया। हालांकि अंकल जो खुद भी हैरान थे, लेकिन उनके पास दोनों लड़ाकों के लिए जगह बनाने के लिए रिंग छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुम सचमुच भयंकर मुठिया हो? वांग तियानहाओ ने आरोप लगाते हुए पूछा और उसने शी म्यू की ओर आंखें सिकोड़ लीं। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, शी म्यू ने जवाब दिया और अपनी आंखें झपकाईं। तुम अभी भी अपनी पहचान छिपा रहे हो। तुम मेरे लिए बहुत निराशाजनक हो, वांग तियानहाओ ने कहा। शी म्यू के इनकार से मानो उसकी रुचि खत्म हो गई। क्या मैं हूँ? अब मैं काफी उत्सुक हूँ। तुम मेरी पहचान के बारे में इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो? शी म्यू ने आलस से अपनी कमर से एक लंबा चाकू निकालते हुए पूछा। मेरी याददाश्त के बारे में सबको पता है। मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। मैं इन आंखों और इस आकृति को पहचानता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने नकाब पहना था। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी आंखें सड़ी हुई होंगी। खैर, अब और बकवास बंद करो। मेरा धधकता भाला लो। मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने हरा दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सबको पता चल जाए कि मैं इस शहर का सबसे अच्छा मार्शल शिष्य हूँ। वांग तियानहाओ ने अधीरता से कहा। फिर उसने अपना भाला हिलाना शुरू किया और हथियार का ऊपरी हिस्सा पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले ही पल एक लौ हवा में तैरती हुई दिखाई दी। एक झटके के बाद वह लाल रोशनी के गोले में बदल गई और सीधे शी म्यू की दिशा में चली गई। शी म्यू ने बस आंखें सिकोड़ लीं और रोशनी की ओर मुड़ा। उसके पास सिर्फ एक चाकू था, लेकिन उससे हवा में 4 कठोर परछाइयां बन रही थीं। जैसे ही शी म्यू जमीन से उछलकर पीछे की ओर भागा, ये परछाइयां आग पर आकर टिक गईं। धमाक! एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आग की लपटें चिंगारियों में बदल गईं और तुरंत चारों दिशाओं में फैल गईं। गिरती चिंगारियों से 20 फुट ऊंचा एक विशाल छाता बन गया। अगर शी म्यू ने एक पल पहले एक कदम पीछे नहीं हटे होते तो उनका भी वही हाल होता जो गूंजोंग का होता। हालांकि तब भी अंगूठी असहनीय रूप से गर्म हो गई। इससे पहले कि शी म्यू जमीन पर ठीक से उतर पाता, चिंगारियों की बारिश में से एक चमकदार भाले की नोक उसकी ओर तेजी से आए। उस जहरीले सांप जैसे भाले के हमले का सामना करते हुए शी म्यू ने अपनी खुली हुई बांह उठाई और मुट्ठी भींचकर भाले की नोक पर जोर से मुक्का मारा। पेंग! ऐसा लग रहा था मानो मुट्ठी में ढका मांस लोहे का बना हो, क्योंकि उसकी अपार शक्ति और कठोरता ने भाले को पीछे की ओर उसके मालिक की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। वांग तियानहाओ का रंग बदल गया और उसने खुद को संभालने के लिए अनजाने में हैंडल को जोर से भींच लिया। हालांकि बल ने उसके शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया और उसके पहले से कामयाब हमले पल भर में ही टूट गए। अवसर का लाभ उठाते हुए शी म्यू बिजली की गति से अपने लंबे चाकू के साथ आगे बढ़ा। धमाका! वांग तियानहाओ ने अपने भाले से हमले का प्रतिरोध किया और आश्चर्यजनक रूप से बिजली की गति से चलने वाले चाकू को रोकने में सफल रहे। हालांकि हमले के कारण उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पाया कि उनके पैर पहले से ही घेरे के किनारे पर दबे हुए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे खून में जोश भरने के लिए मुझे यही चाहिए। ये तो बिल्कुल मेरा मुकाबला है। वांग तियानहाओ हंसा, जिससे सब हैरान रह गए। फिर उसने अचानक एक हाथ से भाले का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया। वाह! भाला, जो काले लोहे का बना हुआ था, सांप की तरह रेंगने लगा। वह शी म्यू की छाती में घुसने के लिए गोल गोल घूमने लगा। शी म्यू काफी गंभीर लग रहा था
उसने अपनी बाहें उठाईं और भाले की नोक पर एक और जोरदार मुक्का मारा। चमकदार नोक पर फिर से प्रहार होने से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। हालांकि पता चला कि वांग तियानहाओ इसी का इंतजार कर रहा था। मुक्का मारने से बचने के लिए वह अंगूठी के किनारे पर मछली की तरह आगे की ओर सरक गया। अपने पैरों को रहस्यमयी ढंग से हिलाने के बाद वह तेजी से शी म्यू की पीठ तक पहुंच गया। छलांग लगाने वाली मछली के कदम, वाह तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं। यह एक मार्शल डिसिपल स्तर की शारीरिक तकनीक है, साथ ही हमारे वांग परिवार की एक गुप्त तकनीक भी। ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और आम क्लबों में कम ही देखने को मिलती है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे इस तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अब तुम्हें और भी ज्यादा हराना चाहता हूँ। वांग तियानहाओ ने बढ़ती हुई उत्तेजना के साथ शी म्यू की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे हराना चाहते हो? क्या तुम सचमुच वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो? शी म्यू ने गर्व से भरी इस घोषणा पर तिरस्कार से आंखें घुमाईं। उसकी भुजाओं के एक ही झटके से उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर ठंडी रोशनी दौड़ गई। फिर उसने अपनी 13 श्रृंखलाओं की आंधी बल कला का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया। हर वार से ठंडी रोशनी निकलती, जिससे उसके चारों ओर अजेयता का आभास होता। इस बीच वांग तियानहाओ ने जोर से दहाड़ लगाई और अपना भाला हिलाया। भाला एक सांप में बदल गया और शी म्यू के चारों ओर नाचने लगा। वह अपने लीपिंग फिश स्टेप्स की मदद से सभी चाकू की परछाइयों को दूर भगाते हुए रिंग में घूमता रहा। क्या तुम्हारे पास और कोई तरकीब नहीं है? उन्हें आजमाओ। वांग तियानहाओ जोर से हंसा। उसके शब्दों से उत्तेजित होकर शी म्यू ने अपना चाकू और भी तेजी से हिलाया। उसकी आंखें तेज हो गईं क्योंकि हर वार से 5-6 परछाइयां बन रही थीं और धीरे धीरे हर ब्लेड की परछाई पर एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी। वांग तियानहाओ का शरीर अब तक परछाइयों से पूरी तरह घिर चुका था, इसलिए उसने बचाव की कोशिश में और चिंगारियां पैदा की। हालांकि दूसरी तरकीबें इस्तेमाल करने की कोशिशों के बावजूद वह हमला नहीं कर पाया और सिर्फ बचाव ही कर पाया। एक सांस में 6 कट्स, लाल चेहरे वाले प्रशिक्षक मिन ने तकनीक का नाम बताया। भाई ली, शी म्यू आपकी 13 सीरीज ऑफ गेल फोर्स ब्लेड कला में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। उसमें गजब की प्रतिभा है। आपने मुझे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो उसकी साधना के लिए अपने सारे संसाधन लगा देता। मुझे अभी अभी पता चला। लड़के ने ये सब खुद ही किया है। मुझे लगा था कि वो अभी शुरुआती दौर में है। रिंग के अंदर की घटना देखकर ली कैंग हाई स्तब्ध रह गया। लंबी दाढ़ी वाले अंकल जू और बाकी सभी प्रशिक्षक भी शी म्यू की एक सांस में 6 कट तकनीक देखकर दंग रह गए। बाकी सभी अभ्यासी आश्चर्य से मुंह खोले एकदम स्थिर खड़े रहे। धमाका! आग का एक और धधकता गोला रिंग में फटा और चिंगारियां अब ठंडी धार को रोशनियों की तरह चीर रही थीं। एक तेज चमक के बाद वांग तियानहाओ चिंगारियों से बाहर निकला और घूम गया। उसने अपने भाले की धार आगे की ओर बढ़ाई, जो कांपकर फिर गायब हो गई। लाल लपटों के 6 गुबार प्रकट हुए और उसकी छाती के सामने तैरने लगे। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ही सांस में 6 वार। लेकिन मैं हार तभी मानूंगा और मैच से हटूंगा जब तुम लगातार 6 आग के गोलों के हमलों से बच जाओगे, वांग तियानहाओ ने कहा और फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपना भाला कसकर पूरी ताकत से घुमाया। फिर वह इतनी तेज गति से सीधे शी म्यू की ओर झपटा कि वह लगभग जमीन से उड़ गया। 6 आग के गोले हवा में सहजता से घूम रहे थे, अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी ढंग से। अचानक वे शी म्यू के शरीर पर गिर पड़े। वह अभी भी हमले को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी आग के गोले गिरने लगे। अध्याय 22 कुचला गया। गेल फोर्स ब्लेड की 13 सीरीज। एक ही सांस में 7 वार। शी म्यू का शरीर अचानक किसी जायरोस्कोप की तरह बेतहाशा घूमने लगा। उसके हाथ में पकड़ा लंबा चाकू एक के बाद एक परछाइयां बनाता हुआ खींचता और आकार लेता गया। हर बार जब वह चाकू हिलाता तो 7 परछाइयां बनती। आखिरकार परछाइयों के बीच एक छोटा सा पहाड़ बन गया, जिससे बीच बीच में तीखी आवाजें निकलती रहीं। हालांकि ये पर्वत पत्थरों से नहीं बल्कि घातक चमकते ब्लेडों से बना था। वांग तियानहाओ के 6 आग के गोले टूटते तारों की गति से पहाड़ में गायब हो गए। इसके तुरंत बाद पहाड़ से 6 गड़गड़ाहट की आवाजें फूटीं। चिंगारियों की एक तेज बारिश चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे पूरा कमरा तप गया। साथ ही रिंग के फर्श पर सैकड़ों ब्लेड के निशानों के साथ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह वही जगह थी जहां ब्लेडों का वह पहाड़ फटा था। हर निशान 3 इंच गहरा और लंबा था, जिससे एक विशाल वृत्त बन रहा था जो किसी रूलर से उकेरा हुआ सा लग रहा था। पेंग! एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनाई दी, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के विस्फोट से टकराकर वांग तियानहाओ हवा में ही लड़खड़ा गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। खुद को संभाल न पाने के कारण वह लड़खड़ा गया और 7 कदम पीछे हट गया। उसने जमीन पर 7.5 इंच गहरे पैरों के निशान छोड़ दिए। आखिरकार जब वह किसी तरह रुका तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अब मुश्किल से अपना भाला पकड़ पा रहा था। भाले का अगला सिरा, जो पहले बहुत प्रभावशाली दिखता था, अब या तो गायब हो गया था या गर्मी के कारण पिघल गया था। नीचे खड़े सभी प्रशिक्षक बिना पलक झपकाए उस पिघलते हुए ब्लेडों के पहाड़ के निचले हिस्से को घूर रहे थे। फैंग जून समेत शिष्य अपने प्रशिक्षकों से भी ज्यादा हैरान थे। दरअसल कुछ तो अपनी सांसें भी रोके हुए थे। अंगूठी से चाकू की आखिरी परछाई फीकी पड़ने के बाद शी म्यू का सिलहूट अचानक दिखाई देने लगा। वह सीधा खड़ा था, एक हाथ से चाकू पकड़े हुए। बस एक ही बात असामान्य लग रही थी, वह ये कि वह गर्मी से लाल हो रहा था, जबकि उसके कंधे और बाल थोड़े जल गए थे। उसके चाकू की धार पर कई निशान थे, मानो उस पर किसी सख्त चीज से बार बार वार किया गया हो।
हालांकि शी म्यू को साफ पता था कि उसके चाकू पर ये सारे निशान क्यों थे। आग के गोलों के टकराने से चाकू बेकाबू हो गया था और सीधे जमीन में धंस गया था। इसी वजह से चाकू की धार में छेद हो गया था और यही वजह थी कि उसके आसपास चाकू के अनगिनत निशान थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे 6 आग के गोले सीधे खा लिए, वांग तियानहाओ ने अविश्वास में कहा, क्योंकि उसने शी म्यू के शरीर को करीब से देखा। ये समझने में असमर्थ था कि शी म्यू सुरक्षित बच गया था। ये सब मेरी उन्नत ब्लेड कला की बदौलत है, वरना मैं तुम्हारे आखिरी वार का बचाव भी नहीं कर पाता, शी म्यू ने बिना विजयी भाव के कहा। इसके विपरीत इस समय उसके मन में वांग तियानहाओ के लिए कुछ श्रद्धा थी। एक ही सांस में 7 वार। चूंकि तुम अपनी गेल फोर्स ब्लेड कला में इतनी आगे बढ़ चुके हो, इसलिए मेरी हार निश्चित थी। लेकिन इस मुकाबले में मैंने जो भाला इस्तेमाल किया था वह साधारण लोहे का बना था, परिष्कृत लोहे का नहीं। इसलिए वह मेरी प्रचंड ज्वालाओं का सामना नहीं कर सका। अगर मैंने परिष्कृत भाला इस्तेमाल किया होता तो तुम इस मुकाबले से सुरक्षित नहीं निकल पाते। लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। चूंकि तुम मेरे हमलों का सामना करने में कामयाब रहे हो, इसलिए मैं इस मुकाबले से हट जाऊंगा, वांग तियानहाओ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए रूखे स्वर में कहा। फिर वादे के मुताबिक वह रिंग से बाहर कूद गया और सीधे हॉल के गेट की ओर चला गया। जरा रुको तियानहाओ, माफ करना चाचाजू, जल्दी से अलविदा कहकर अपने भतीजे के पीछे भागे। ये दृश्य देखकर वे घबरा गए और जिन गैंग के बाकी सदस्यों को पीछे छोड़कर जल्दी से वहां से चले गए। अन्य प्रशिक्षक और शिष्य ये देखकर एक दूसरे को देखते रह गए। शी म्यू के लिए एक ही सांस में 7 कट्स पूरा करना काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन चुनौती के परिणाम ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। वाह, लियू फैंग क्लब जीत गया, शी म्यू जीत गया, वाकई एक युवा हीरो। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, छोटे भाई शी के पास अब 2 विकल्प हैं। या तो वह इस मुकाबले को जिंगैंग क्लब के खिलाफ एक विजयी चुनौती मान सकता है और फिर वह अभी रिटायर हो सकता है और अगले राउंड में लड़ सकता है, या वह रिंग में रहकर दूसरे क्लबों के शिष्यों की अगली चुनौती का इंतजार कर सकता है। अगर कोई उसे हरा नहीं पाता है तो लियू फैंग क्लब स्वाभाविक रूप से इस साल की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आएगा। सैन्य अधिकारी ने रिंग में दोबारा कदम रखते हुए परिणाम की घोषणा की। फिर उसने बहुत ही आश्चर्य से शी म्यू को सिर से पैर तक नापना शुरू कर दिया। इस परिणाम से स्पष्टतः रिंग के चारों ओर हलचल मच गई। हालांकि ज्यादातर शिष्य शी म्यू के पिछले प्रदर्शन से प्रभावित थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि उस कठिन मुकाबले के बाद उनकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। इसके अलावा हालांकि शी म्यू ज्यादा घायल नहीं हुए थे, फिर भी अगली लड़ाई में उनकी ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, खासकर जब से पिछली लड़ाई में उनका हथियार खराब हो चुका था। इसके अलावा पारंपरिक नियम ये था कि अगर शी म्यू बिना आराम किए अगली चुनौती स्वीकार करने का फैसला करते हैं तो उन्हें नया हथियार रखने का मौका नहीं मिलेगा। फैंग लेंग चान सहित कुछ प्रशिक्षक ये सुनकर परेशान हो गए। भाई ली, आपको शी म्यू को वापस आकर थोड़ा आराम करने के लिए कहना चाहिए। अगर उसे कोई नया हथियार मिल जाए तो हम लियू फैंग क्लब प्रतियोगिता जरूर जीत जाएंगे। लाल चेहरे वाले प्रशिक्षक मिन ने जल्दी से ली कैंगहाई से शी म्यू को वापस बुलाने का आग्रह किया। आखिरकार उसे ही इस चुनाव की मुश्किल का अंदाजा हुआ। कोई जरूरत नहीं है, मैं इस छोटे से लड़के को किसी और से बेहतर जानता हूँ। अभी तो इसे अगर पीछे हटने का आदेश भी दिया जाए तो भी यह नहीं मानेगा। ली कैंगहाई ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान दी। तभी शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं हार नहीं जाता। ठीक है, तो चुनौती जारी रहेगी। अधिकारी ने स्वीकृति के भाव से सिर हिलाया। नीचे बैठे शिष्य आपस में बुदबुदाने लगे। उसकी हालत देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे चुनौती दे, क्योंकि ऐसा मुकाबला जीतने पर लोग उसे घूरते और कहते, तुमने तो शी म्यू की हालत का फायदा उठाया। यह एक शर्मनाक स्थिति थी जिससे ज्यादातर शिष्य घबरा गए। ली यून फैंग और सुनजून ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, मानो दिवास्वप्न देख रहे हों। हाँ, तो फिर मुझे भाई शी की तकनीकें देखने का सम्मान तो दो, फैंग जून ने भीड़ के बीच से निकलते हुए कहा। उसने उपहास किया और रिंग में छलांग लगा दी, अपनी बाहें फैलाकर उन्हें अपनी बगलों में समेट लिया। उसकी मुट्ठियों में अब काले लोहे के दस्ताने थे, वो महीन स्टील से जड़े हुए थे ताकि वह अपनी उंगलियां अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से हिला सके। मुट्ठी कला, अच्छा, मैं भी मुट्ठियों से लड़ने की उम्मीद कर रहा था। शी म्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कितना संयोग है, मैंने हवा में उड़ाने वाली मुट्ठियों का अभ्यास किया है और मैं बातें बंद करो और लड़ना शुरू करो। लो, मेरा पहला मुक्का खाओ, शी म्यू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और आगे बढ़ गया। उसने अपनी बाहें धुंधली सी फैला दी और अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ा। फैंग जून शी म्यू के अचानक कदम से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बाहें बेरुखी से हिलाईं और आने वाली मुट्ठियों का अपने 2 लोहे के दस्तानों से स्वागत किया। उसने शी म्यू की दोनों नंगी मुट्ठियों पर मुक्का मारा। क्रैक क्रैक, 2 तीखी आवाजें सुनाई दी। फैंग जून दर्द से चीखने लगा, उसका शरीर बेतहाशा तेजी से पीछे की ओर धकेला जा रहा था। शी म्यू की मुट्ठियों से टकराने के बाद काले दस्ताने धुएं के बादल की तरह फैल गए। इसके बाद दोनों दस्ताने कन्फेदी की तरह फट गए, जिससे उसके नीचे से खून बहते हाथ दिखाई देने लगे। उत्कृष्ट स्तर, आप पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी में निपुण स्तर तक पहुंच गए होंगे। फैंग जून आश्चर्य से चीखा, मानो उसने कोई भयानक राक्षस देख लिया हो। हालांकि शी म्यू ने अपने शिकार का पीछा करना जारी रखा और फैंग जून के पास पहुंचते ही अपना शरीर नीचे कर लिया। फिर उसने फैंग जून पर मुक्का मारा, जबकि उसकी भयंकर हरकतों से तेज हवाएं चल रही थीं।
लोहे का शरीर। फेंग जून के हाथ पहले से ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और आने वाले मुक्कों के वार के आगे बिल्कुल असहाय थे। उसके पास चीखने और उकड़ूं बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक उसके शरीर का वह हिस्सा जो कपड़ों से ढका नहीं था काला भूरा होने लगा। पल भर में ऐसा लगा जैसे उसने भारी काला कवच पहन रखा हो। धमाका। इस बार शी म्यू ने फेंग जून के पेट पर जोर से वार किया और उसकी काली भूरी त्वचा पलक झपकते ही गायब हो गई। फेंग जून का शरीर 5 फीट पीछे की ओर उछला, जो फिर जमीन पर जा लगा, जिससे काफी धूल उड़ी। हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। अध्याय 23। शीर्ष मार्शल शिष्य। फेंग जून लड़खड़ाकर रिंग के किनारे पर गिर पड़ा और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जून एयर, तुम लोग जल्दी से उसे पीछे वाले ट्रीटमेंट रूम में ले जाओ, एक व्यक्ति ने आदेश दिया और वह तुरंत फेंग जून के पास गया और उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। आदेश देते हुए वह गुस्से से जलता हुआ सा लग रहा था। यह आदमी जो फेंग जून की हालत की जांच कर रहा था, लेंग फेंग चान था। तियान लू के अन्य मार्शल शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि वे अभी अभी घटी घटनाओं से भ्रमित थे। जब तक उन्हें आदेश नहीं मिला तब तक वे होश में नहीं आए और जल्दी से फेंग जून की देखभाल करने चले गए। हालांकि बाकी लोग अभी भी डर से कांप रहे थे। गेल फोर्स ब्लेड की 13 सीरीज के एक सांस में 7 कट्स की तुलना में स्टोन ब्रेकिंग मुट्ठी में शी म्यू के निपुण स्तर ने उन्हें और भी भयानक रूप से चौंका दिया था, जिससे उनके रोंगटे डर से खड़े हो गए थे। आखिरकार गेल फोर्स ब्लेड की 13 सीरीज में एक सांस में 7 कट्स के स्तर तक पहुंचना केवल एक छोटी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। प्रत्येक तकनीक में सिद्धि के 4 स्तर या चरण होते हैं, अर्थात शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत और पूर्ण। आमतौर पर किसी व्यक्ति को ये कहने में 2 से 3 महीने लगते हैं कि वह उस कौशल का उपयोग करना जानता है। यही वह बिंदु होगा जब उसे शुरुआती चरण में माना जाएगा। मध्यवर्ती चरण तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को उस तकनीक का उपयोग करने में कुशल होना आवश्यक है। अधिकांश लोगों को मध्यवर्ती चरण तक पहुंचने में औसतन 1 या 2 वर्ष लगते हैं। उन्नत अवस्था तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है और कुछ लोगों को उन्नत अवस्था तक पहुंचने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लग जाता है। अंतिम अवस्था यानी किसी विशेष कौशल की पूर्णता में और भी ज्यादा समय लगता है। कुछ कम प्रतिभाशाली मार्शल शिष्य तो अपना पूरा जीवन अभ्यास में बिता देते हैं, लेकिन उस अवस्था के करीब भी नहीं पहुंच पाते। ये समय केवल मार्शल डिसिपल स्तर की तकनीकों पर लागू होता है। हो तियान तकनीकों के लिए अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप कुछ हो तियान योद्धा अपनी हो तियान तकनीकों में केवल निम्न स्तर की सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। ली कैंग हाई इसका एक उदाहरण है। वह जानता था कि उसे अपनी हो तियान तकनीकों में पूर्ण स्तर तक पहुंचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए उसने अपना जीवन गेल फोर्स ब्लेड और स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट के अभ्यास में समर्पित करने का निर्णय लिया। फिर भी वह 10 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद ही उन्नत स्तर तक पहुंच पाया, जो दोनों तकनीकों में पूर्णता से कोसों दूर था। फिर भी उसके कौशल ने सुनिश्चित किया कि वह चारों क्लबों के प्रशिक्षकों में शीर्ष स्थान पर था। शी म्यू इतनी कम उम्र में ही 2 तकनीकों में उन्नत अवस्था तक पहुंच गया था, वह भी अपनी असली क्यूई को प्रेरित किए बिना। कोई भी इस घटना से उदासीन नहीं रह सकता था जब तक कि वह मार्शल आर्ट के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ न हो, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता था कि शी म्यू प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ली कैंग हाई के चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्की खांसी के साथ कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि हम यह मानकर गलती कर रहे हैं। मेरा शिष्य शी म्यू शायद पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी के उन्नत चरण तक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह बस ये है कि वह अपार शक्ति के साथ पैदा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि उसके पास उन्नत चरण की शक्ति है। बिल्कुल, अगर वह पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठियों के उन्नत चरण तक पहुंच गया होता तो उसके हाथ बिल्कुल साफ और क्रिस्टल जैसे साफ होते। इसके अलावा हर घूंसे से धातु जैसी आवाज आनी चाहिए थी। लाल चेहरे वाले प्रशिक्षक को ली कैंग हाई की व्याख्या सुनकर अचानक ज्ञान हुआ। सचमुच, अगर वह 20 साल की उम्र से पहले पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी में वाकई उन्नत स्तर तक पहुंच सकता है, तो वह पूरे शहर में हलचल मचाने में सक्षम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से कम नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है भी, तो भी यह लड़का जबरदस्त ताकत के साथ पैदा हुआ है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब तक वह प्रशिक्षण लेता रहेगा, वह मार्शल डिसिप्लिन स्तर के किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा देगा। इसके अलावा वह अभी बहुत छोटा है। इसके अलावा अगर वह क्यूई सेंसिंग हासिल कर लेता है और किसी तरह काई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में प्रवेश पा लेता है, तो उसे किसी दिन उनके शीर्ष शिष्यों में से एक बनने का मौका भी मिल सकता है। ली कैंग हाई और लाल चेहरे वाले प्रशिक्षक के बीच हुई इस बातचीत ने उनके साथियों को भी ज्ञान दिया और वे तुरंत इस विषय पर चर्चा करने लगे। इस बीच कुछ लोग अभी भी शी म्यू को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो वह कोई महान व्यक्ति हो जो केवल कल्पना में ही मौजूद हो। तो अब जब शी म्यू फिर से जीत गया है, तो क्या कोई है जो उसे चुनौती देना चाहता है? अगर नहीं, तो लियू फेंग क्लब इस साल की प्रतियोगिता में चैंपियन होगा, अधिकारी ने फिर से रिंग में चढ़ते हुए कहा और परिणाम सुनाते हुए शी म्यू को बढ़ती गर्मजोशी और प्रशंसा से देखा। घोषणा के बाद रिंग के नीचे सन्नाटा छा गया। जोंग डोंग, जिसके पास ठोस धरती का शरीर था, ने फी होंग क्लब की तरफ से शी म्यू को एक बुरी नजर से देखा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उसे फिर रोक दिया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे नापसंद किया, जिससे जोंग डोंग 1 इंच भी हिल नहीं सका।
बुजुर्ग ने उसके कान में बुदबुदाया, अगर तुम अपनी सारी कलाएं लगा भी दो तो भी उसकी उन्नत पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी तुम्हें हरा ही देगी। ये तो बस एक प्रतियोगिता है, एक होनहार योद्धा को नाराज करना ठीक नहीं। ये सुनकर दुबले पतले काले लड़के के चेहरे पर अनिच्छा का भाव प्रकट हुआ। आधे दिन के अंदर ही ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि लियू फैंग क्लब ने प्रतियोगिता जीत ली है और शी म्यू ने नए शीर्ष मार्शल शिष्य का खिताब हासिल कर लिया है। बड़े परिवारों के साथ साथ कुछ कम शक्तिशाली संप्रदाय भी प्रतियोगिता और शी म्यू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो अब शी म्यू टॉप मार्शल डिसिपल हैं। शी यू हुआन ने आंटी जेन की हवेली में अपने परिवार को मिले नोट को देखते हुए कहा। वह संदेह से भरी हुई थी, जबकि आंटी जेन गहरी सोच में डूबी हुई थी। जिन परिवार की जागीर के अंदर तारांकन एक अधेड़ उम्र का आदमी एक युवक को डांट रहा था, जिसका चेहरा उस आदमी जैसा था लेकिन घोड़े जैसा दिख रहा था। तियान एर, मैंने सुना है कि तुम अब अपने कुछ चचेरे भाइयों की मदद से शी म्यू को चुनौती देने की कोशिश कर रही हो। अभी अपनी कोशिशें बंद करो। तुम्हारे दादाजी ने मुझे खुद यह आदेश दिया है। अगर तुम न चाहो तो भी तुम्हें इसका पालन करना होगा। आखिरकार शी म्यू ने प्रतियोगिता में सोकर तो मुकाबला नहीं जीता। युवक जिन तियान ने अनिच्छा से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, यद्यपि वह आक्रोश से भरा हुआ था। वू परिवार की जागीर में तीनों वू भाई भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका निभाने वाला सैन्य अधिकारी फैंग शहर का शेरिफ था। अपनी जागीर में वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ बता रहा था, जो आकर्षक कपड़े पहने हुए था और श्रद्धा से भरा हुआ लग रहा था। जिन गैंग क्लब के एक गुप्त कमरे में बातचीत हो रही थी। तियान हाओ, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या तुमने अपने खून को प्रेरित किया है? अंकल जू ने उत्सुकता से पूछा। चाचा, आपने मुझसे एक ही सवाल 100 बार पूछा है और मेरा जवाब एक ही है। मुझे खुद इस मामले के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस दिन जब मैंने धधकते भाले का इस्तेमाल किया था तो मुझे बस अपने शरीर में जलन महसूस हुई थी, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से आग पर काबू पा लिया। वांग तियान हाओ ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह नीले आवरण वाली एक भाले की कलाकृति वाली किताब को देख रहा था। हाँ, बस इसीलिए तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें धधकते भाले की कला सीखने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारी भाला कला तुम्हारे रक्त को इतना उत्तेजित करती है कि यह तुम्हें रक्त योद्धा बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकती है। अंकल जू ने खबर सुनकर बेहद खुश होकर कहा। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं अभी भी एक मार्शल शिष्य होने के बावजूद हो तियान तकनीकों का उपयोग कर पा रहा हूँ। इसका एकमात्र कारण ये है कि मुझ में मेरे पूर्वजों का खून है। अंकल जू की टिप्पणी सुनकर वांग तियान हाओ का चेहरा उतर गया। मेरे मूर्ख भतीजे, ये तथ्य कि तुम अपने खून को प्रेरित कर पा रहे हो, ये साबित करता है कि तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वांग परिवार अपने रक्त योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन पूरे कबीले में हमारे पूर्वजों सहित सैकड़ों लोगों में से केवल 3 या 4 ने ही अपने खून को प्रेरित किया है, और तुम अपनी पीढ़ी में पहले हो। क्या तुम्हें इसमें प्रतिभा नहीं दिखती? कल से मैं तुम्हें स्वयं धधकते भाले कला के सबसे कठिन कौशल सिखाऊंगा। फिर तुम काई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में नामांकन परीक्षा में निश्चित रूप से सभी को हरा पाओगे। चाचा जू ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो अगर मैं अधिक कठिन भागों को सीख सकूं तो क्या मैं शी म्यू को हरा पाऊंगा? वांग तियान हाओ ने पूछा, अभी भी थोड़ा असमंजस में। हाँ, जब तक शी म्यू भी एक रक्त योद्धा नहीं निकलता तब तक आप उसे जरूर हरा सकते हैं। अंकल जू ने हार्दिक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि वह रक्त योद्धा नहीं है, जबकि उसके पास इतनी क्रूर ताकत है? वांग तियान हाओ ने अचानक आंखें झपकाते हुए पूछा। अच्छा, अंकल जू की हंसी बंद हो गई। यही वह बात है जिसे जानने की मुझे उत्सुकता है। तभी गुप्त कमरे में तीसरी आवाज सुनाई दी। अध्याय 24, संदेशवाहक। कौन है भाई? अंकल जू ने घबराकर पलटते हुए कहा। उनकी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके रखी हुई थीं और वे आवाज की दिशा में देख रहे थे। कमरे के कोने की छाया में एक साधारण सा गठीला बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने स्लेटी रंग का लबादा पहना हुआ था और अंकल जू और उनके भतीजे को भावशून्य भाव से देख रहा था। वांग तियान हाओ उस बूढ़े आदमी के अचानक प्रकट होने पर अपने चाचा से भी ज्यादा हैरान था। वह उसी दिशा में मुंह करके खड़ा था, लेकिन उसने उस धूसर वस्त्रधारी आदमी को तब तक नहीं देखा था जब तक उसने अपनी आवाज नहीं सुनाई। क्या वह बूढ़ा आदमी खुद को अदृश्य कैसे कर सकता था? ये जानता था छाया में छिपने की गुप्त कला। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ किससे मिलने का सम्मान मिला है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अंकल जू ने धीरे धीरे और साफ साफ हर शब्द बोलते हुए पूछा। उनकी नजरें उस बुजुर्ग पर टिकी थीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल से हान वू हूँ। वह मोटा बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में हंसा और फिर जल्दी से अपना हाथ उठा लिया। परिणामस्वरूप प्रकाश की एक चांदी की किरण अंकल जू की ओर तेजी से बढ़ी। उन्होंने अपनी बांह की एक हल्की सी हरकत से उसे पकड़ लिया, लगभग स्वचालित रूप से। वह प्रकाश एक त्रिभुजाकार पहचान पत्र निकला जो चांदी से बना था और हथेली जितना बड़ा था। कार्ड के एक तरफ 2 अक्षर खुदे हुए थे, काई युआन। दूसरी तरफ केवल एक अक्षर खुदा हुआ था, वू। काई युआन का पहचान पत्र। तो तुम सचमुच काई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल से आए हो? लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि तुम मेरे घर क्यों आए हो? अंकल जू ने कार्ड को ध्यान से देखते हुए राहत भरी सांस छोड़ते हुए पूछा। एक हो तियान योद्धा के रूप में मुझे लगता है कि भाई जू को रक्त वाहिकाओं के बढ़ते ज्वार से अपरिचित नहीं होना चाहिए। मोटे आदमी ने अपनी एक भुजा उठाई और धीमी आवाज में कहा।
अचानक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। उसकी बाह के नंगे हिस्से पर हरे रंग के कुछ पैटर्न दिखाई देने लगे और हर एक पैटर्न किसी जीवित चीज की तरह हिल रहा था। फिर उसकी त्वचा से घास उगने लगी जो 1 इंच तक ऊंची हो गई। यह वाकई एक डरावना दृश्य था। मांस से उगती घास और रक्त वाहिकाओं का उमड़ता ज्वार। अब समझ आया, तुम स्कूल से आए कोई संदेशवाहक हो। अंकल जू ने उस आदमी को देखते ही अपनी बात कह दी। फिर उनके चेहरे पर अचानक ज्ञान का भाव आ गया। हालांकि वांग तियान हाओ अभी भी पूरी तरह से अनजान था। हाँ, लगता है मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका भतीजा बिना किसी मुश्किल के अपने पूर्वजों के रक्त को कैसे प्रेरित कर सकता है। मैं 5 मार्शल आर्ट स्कूलों के बुजुर्गों के गठबंधन की ओर से एक संदेश देने आया हूँ। अब यह निश्चित है कि जंगली रक्त का ज्वार आ गया है। इसलिए सभी मार्शल आर्ट स्कूल अपने रक्त हॉल खोलेंगे और मार्शल शिष्यों में से हर संभव रक्त योद्धा की तलाश के लिए दूत भेजेंगे। एक बार जब किसी मार्शल शिष्य की पहचान एक होनहार रक्त योद्धा के रूप में हो जाती है तो उसे बिना नामांकन परीक्षा दिए किसी भी स्कूल में दाखिला मिल सकता है। साथ ही उसे सामान्य मार्शल शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। ठिगने कद के बुजुर्ग ने अपना संदेश सुनाया। उनके चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। तो ब्लड हॉल सचमुच खुल गए हैं। फिर तो तीनों बड़े संप्रदाय भी अपने द्वार खोलेंगे, है ना? अंकल जू बुदबुदाए। अब उनके मूड का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्या तुम अपने अच्छे भतीजे को संप्रदायों में भेजना चाहते हो? यह मत भूलना कि वांग परिवार को रक्त योद्धाओं के कबीले की उपाधि किसने दी और पिछले 300 सालों से उन्हें पैसा और भोजन कौन मुहैया करा रहा है? हान वू ने कठोर चेहरे से फटकार लगाई। बिल्कुल नहीं, हम वांग वंश के लोगों को दरबार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जब भी हमारे परिवार में कोई रक्त योद्धा होगा हम उसे जल्द से जल्द रक्तशाला भेज देंगे। अंकल जू ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी चापलूसी दिखाई। तुम्हें ये याद रखना होगा। अब आइए जांचें और देखें कि क्या युवा गुरु वांग ने सचमुच अपने रक्त की ज्वाला को प्रेरित किया है और देखें कि उनका रक्त कितना शुद्ध है। हान वू ने सम्मानजनक वादा सुनकर अपनी कठोर दृष्टि को हल्का कर लिया। उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और उसके हाथ पर एक पन्ने जैसे हरे रंग का लकड़ी का कटोरा दिखाई दिया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? एक रक्त योद्धा के रूप में मुझे प्रगति के लिए सबसे अच्छे अवसर क्या प्रदान करेंगे? 3 संप्रदाय या रक्त हॉल? वांग तियान हाओ ने शांति से पूछा क्योंकि उन्हें अंततः उनकी बातचीत समझ में आ गई थी। ये तीनों संप्रदाय हम में से उन लोगों के लिए खुद को रहस्यमय बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं जो किसी संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं। यही वजह है कि उनकी असली ताकत अज्ञात है। हालांकि वे रक्त योद्धाओं के साथ लापरवाही से पेश आते हैं और हमारे मार्शल आर्ट स्कूलों की तुलना में उन पर कम ध्यान देते हैं। आखिरकार जैसा कि एक अफवाह से पता चलता है इन संप्रदायों में रक्त योद्धा और जादूगर दोनों होते हैं जो उनके संसाधनों का ज्यादा हिस्सा लेते हैं। इसलिए संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा ही रक्त योद्धाओं की आपूर्ति के लिए बचा रहता है। हमारे मार्शल आर्ट स्कूलों ने कुछ प्रसिद्ध रक्त योद्धाओं पर काफी शोध किया है और कई अनोखी मार्शल आर्ट विकसित की हैं जो किसी के रक्त में शक्ति जोड़ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं? हम बस बाघ को मजबूत बनाने के लिए उसके पंख लगा देते हैं। अगर आप हमारे रक्त हॉल में आएंगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। हान वू ने बहुत धैर्य और विनम्रता से वांग तियान हाओ को समझाया। अगर ऐसा है तो मैं हॉल में प्रवेश करूंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर वांग तियान हाओ ने सहजता से सिर हिलाया। अंकल जू केवल अपना मुंह हिला सकते थे, कोई भी अस्वीकृतिपूर्ण शब्द बोलने में असमर्थ थे। हाँ, ये तो बहुत समझदारी की बात है युवा स्वामी वांग। अब कृपया अपने खून की एक बूंद कटोरे में टपका दीजिए। ठिगने कद के बूढ़े ने खुशी से हंसते हुए अपना हरा कटोरा वांग तियान हाओ की ओर बढ़ाया। युवक ने तुरंत अपनी उंगली काट ली जिससे उसमें से खून बहने लगा और उसके खून की एक बूंद कटोरे में गिर गई। एक चमक के बाद बूंद कटोरे में गायब हो गई और कटोरे से लाल कोहरे का एक गुबार निकला। ये गुबार आधा इंच ऊंचा उठा और फिर एक भंवर के बाद आग की लपटों में बदलने लगा। आग की लपटें छटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आप वाकई एक होनहार अग्नि के रक्त योद्धा हैं और आपके रक्त की शुद्धता मध्यम स्तर की है। मुझे डर है कि कुछ पेशेवर परीक्षणों के बाद ही ब्लड हॉल में इसकी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। फिर भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अगर आपका स्तर औसत भी है तो आप दाखिला पाने और स्कूल से उच्च स्तरीय संसाधन प्राप्त करने के हकदार हैं। हान वू ने शुरुआती सदमे से उबरने के बाद कहा और अपनी खोज पर बेहद खुश हुआ। हालांकि उस ठिगने बूढ़े आदमी के रक्त जागरण का दृश्य काफी रहस्यमय लग रहा था, लेकिन वह प्राथमिक स्तर पर केवल 8वीं कक्षा का ही था। अन्यथा वह एक साधारण संदेशवाहक नहीं होता। हालांकि अगर वह इंटरमीडिएट स्तर के किसी रक्तवीर को अपने स्कूल में वापस लाने में कामयाब हो जाता तो उसे एक बड़ा इनाम दिया जाता। इंटरमीडिएट लेवल, ये तो ठीक ही लगता है। वांग तियान हाओ के शांत से दिखने वाले चेहरे पर उत्साह का एक अंश छिपा था। आखिरकार उसके पूर्वजों में सिर्फ एक ही रक्तवीर था जिसने 6ठी कक्षा की इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई करके अपने परिवार को प्रसिद्ध किया था। ठीक है, यदि आप मध्यवर्ती रक्त योद्धाओं में से एक हैं तो मुझे आश्चर्य है कि आपका पराजित करने वाला किस रैंक का होगा। हान वू ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि शहर में और भी दूत हैं? अंकल जू ने उलझन में पूछा। हाँ बिल्कुल, शहर में मेरा एक साथी है। उसे पहले किसी काम से दूसरे शहर जाना था, लेकिन जैसे ही उसने शी म्यू की महान शक्ति के बारे में सुना उसने यहाँ आने की पेशकश की। जंगली खून के इस ज्वार के दौरान उसके अद्भुत मुकाबलों को देखते हुए हम दोनों को लगता है कि शायद शी म्यू भी एक रक्त योद्धा है।
ठिगने कद के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग तियानहाओ और अंकल जू ने जब ये सुना तो वे काफी आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लियू फैंग क्लब के पिछवाड़े में शी म्यू एक लकड़ी की छड़ी को घूर रहा था जिसे टुकड़ों में काट दिया गया था और साथ ही एक साधारण लंबा चाकू भी। चाकू जमीन में आधा धंसा हुआ था। शी म्यू बहुत देर तक अपना मुंह बंद नहीं कर पाया। तो यह ब्लेड फेंकने की कला है? बिल्कुल। देखने में भले ही यह कुछ खास न लगे, लेकिन आपने इस हुनर में मेरे 10 साल के अनुभव को देखा है। इसकी कुंजी इस कला को इस्तेमाल करने के सही मौके को समझने में है, साथ ही इसे फेंकने के तरीके में भी। ये काफी मुश्किल है क्योंकि अगर आपका चाकू निशाना चूक गया तो आप अपना हथियार खो सकते हैं। लेकिन जब से मैंने ये कला सीखी है, मैंने इसे 3 बार इस्तेमाल किया है और मेरा दुश्मन कभी बच नहीं पाया है, ली कैंगहाई ने गर्व से कहा। वाह, यह वाकई विरोधी को चौंका देता है। कृपया मुझे इसकी मूल बातें सिखाएं, शी म्यू ने झुककर पूछा, आखिरकार होश में आते हुए और अपनी सामान्य स्थिति में लौटते हुए। वास्तव में कला की तीक्ष्णता उस समय की उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। हाँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा क्योंकि तुम हमारे लियू फैंग क्लब के लिए चैंपियनशिप जीत ही चुके हो। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस कला का सार बताता हूँ। ली कैंगहाई को मुख्य बिंदुओं को समझाने में 1 घंटा लग गया। इस बीच वह अपना लंबा चाकू उठाते रहे और व्यक्तिगत रूप से शी म्यू के लिए क्रियाएं करते रहे। प्रत्येक क्रिया को तब तक दोहराते रहे जब तक कि शी म्यू को इसकी समझ नहीं आ गई। शी म्यू अभ्यास शुरू करने ही वाला था कि अचानक उनके क्लब का एक मार्शल शिष्य आंगन में आ गया। उसने जल्दी से ली कैंगहाई से कहा, गुरुजी, कोई व्यक्ति जो खुद को रक्तदूत बता रहा है, गेट पर खड़ा है। उसने शी म्यू को बुलाया है। रक्तदूत? ली कैंगहाई ने शीर्षक पर आश्चर्यचकित होकर कहा। प्रशिक्षक ली, क्या आप जानते हैं कि रक्तदूत क्या होता है? शी म्यू को कुछ आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तो तुम्हें उस आदमी से मिलने जाना चाहिए। लगता है शायद तुम्हारा मौका आ गया है। ली कैंगहाई ने एक लंबी सांस लेकर जवाब दिया। बोलने से पहले उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। मेरा मौका? शी म्यू ने आंखें झपकाते हुए संदेह से कहा। हाँ, मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि संदेशवाहक 5 मार्शल आर्ट स्कूलों में से एक से आया है। अगर वह आपको होनहार समझता है तो आप तुरंत मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। फिर आपको ऐसे संसाधन दिए जाएंगे जो सामान्य मार्शल शिष्यों के लिए दुर्गम हैं। ली कैंगहाई ने कहा, उनकी आवाज में बहुत अधिकार था। मैं उसे देखूंगा क्योंकि गुरु ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। शी म्यू ने कुछ देर सोचने के बाद सीधे अपने प्रशिक्षक को उत्तर दिया। हालांकि यह खबर उसके लिए आश्चर्य की बात थी। इसके बाद वे दोनों यार्ड से बाहर निकले और सीधे क्लब के गेट की ओर चल पड़े। गेट के पीछे हॉल में दाखिल होते ही शी म्यू ने 2 आदमियों को बातचीत करते देखा। उनमें से एक लाल चेहरे वाला प्रशिक्षक मिन था, जबकि दूसरा लाल लबादा पहने एक आदमी था जिसका ज्यादातर चेहरा एक पुआल की टोपी से ढका हुआ था। भाई ली, शी म्यू, तो आप आ गए। मैं ब्लड हॉल से मैसेंजर झाओ हूँ। प्रशिक्षक मिन ने उन्हें अंदर आते देख अभिवादन किया और प्रसन्न स्वर में उनका परिचय कराया। चूंकि रक्त हॉल से संदेशवाहक स्वयं आए हैं, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि घटना घटित हो चुकी है। ली कैंगहाई ने संदेशवाहक से गंभीर स्वर में पूछा जब वह उनका अभिवादन करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। प्रशिक्षक ली वास्तव में कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए मैं उनसे बातचीत में और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस मार्शल शिष्य की परीक्षा लेना चाहता हूं ताकि यह पता चल सके कि क्या वह भविष्य में सचमुच एक रक्त योद्धा बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे अपने साथ हॉल ले जाऊंगा और उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाऊंगा। पुआल की टोपी वाले व्यक्ति ने सीधे सादे अंदाज में घोषणा की और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसके नीचे का बेहद ठंडा चौकोर चेहरा दिखाई दिया। ठीक है, अगर लड़के का मौका आ गया है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। शी म्यू, बस मैसेंजर झाओ जैसा कहे वैसा करो। ली कैंगहाई ने सहमति में सिर हिलाया। शी म्यू ने भी चुपचाप सिर हिलाया और पुआल टोपी वाले आदमी को एक संक्षिप्त नजर से देखा। ऐसा लग रहा था मानो पुआल की टोपी वाले को उनकी प्रतिक्रिया की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपनी आस्तीन से एक पन्ना रंग का कटोरा निकाला और कहा, छोटे बच्चे, इसमें अपने खून की एक बूंद टपका दो, फिर हम देखेंगे कि तुम खूनी योद्धा हो या नहीं। एक गहरी सांस लेकर शी म्यू ने अपनी कमर से लंबा चाकू निकाला और तेजी से अपनी उंगली काट ली। कटने से उसकी उंगली पर 1 इंच लंबा घाव हो गया और खून की एक बूंद तुरंत कटोरे में गिर गई। अध्याय 25, पत्थर के बंदर का बर्बाद खून। खून की बूंदें एक झटके में गायब हो गईं। एक क्षण बाद लकड़ी का कटोरा कुछ देर के लिए कांपा। कटोरे के अंदर से सफेद कोहरे का एक छोटा सा गुब्बार निकला और एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक घूमते रहने के बाद सफेद कोहरा काफी घना हो गया। अंततः उसने एक छोटे बंदर का रूप ले लिया, जिसका शरीर मुड़ा हुआ था। बंदर की आंखें कसकर बंद लग रही थीं और वह आकृति इतनी जीवंत लग रही थी मानो कोई जीवित प्राणी हो। हालांकि उसके शरीर की सतह पर हल्की सी सफेद रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो एक बुरा संकेत ही हो सकता था। अरे, ये तो लिस्ट में भी नहीं है। ये तो बस पत्थर के बंदर का खून है, जो बाकी सब बर्बाद हुए खूनों में सबसे बेकार है। मैंने यहाँ आकर अपना समय सचमुच बर्बाद कर दिया। अब मैं जाता हूँ, माफ कीजिएगा। पुआल की टोपी वाले ने सख्त चेहरे से अपनी निराशा जाहिर की। उसने ये सब छोटे सफेद बंदर और उसकी त्वचा पर बनी रेखाओं को गौर से देखने के बाद किया। उसने सफेद कोहरे को दूर करने के लिए एक हाथ हिलाया। फिर अपना लकड़ी का कटोरा वापस लेते हुए उसने दोनों प्रशिक्षकों को अलविदा कहा और हॉल से बाहर चला गया। इस दौरान उसने एक बार भी शी म्यू की तरफ नहीं देखा। ये देखकर दोनों प्रशिक्षकों के चेहरे उतर गए और उनके चेहरे से शी म्यू को आभास हो गया कि कुछ अवांछनीय घटित हुआ है।
एक और बात, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो काय युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिले की परीक्षा के बारे में सोचना बंद कर देता। तुम्हारे बेकार खून के साथ तुम बस एक बेकार बीज रह जाओगे। पुआल की टोपी वाले आदमी ने दरवाजे से पथरीली आवाज में कहा और उसके बाद कुछ नहीं कहा। पत्थर के बंदर का बर्बाद खून, मास्टर ली, उसका क्या मतलब था? क्या उसका मतलब था कि मैंने अपने खून को प्रेरित नहीं किया है या पहले से प्रेरित खून बेकार था? शी म्यू ने ली कैंग हाई से जवाब मांगने के लिए अपना सिर घुमाया और आंखें झपकाईं। ठीक है, मुझे सोचने दो कि इसे कैसे समझाऊं, ली कैंग हाई ने अवचेतन रूप से बुदबुदाया। उसका चेहरा उदास था। सच कहूं तो शी म्यू, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तुमने अपना खून प्रेरित किया है, लेकिन वह खून पत्थर के बंदर का बर्बाद खून था। बेहतर होता कि उसे प्रेरित न किया जाता। निश्चित रूप से कुछ रक्त योद्धा ऐसे होते हैं जो प्रेरित खून से आम योद्धाओं की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से अद्भुत प्रगति कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंततः अनुपयोगी या यूं कहें कि अनुत्पादक रक्त प्रेरित करते हैं। ये रक्त एक बाधा बन जाता है जिससे भविष्य में और भी कठिनाइयां पैदा होती हैं, इसीलिए इसे व्यर्थ रक्त कहा जाता है। आपने जो प्रेरित किया है वह सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है। ये किसी की त्वचा को मोटा बना सकता है और मार्शल शिष्य स्तर पर उसकी शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। हालांकि एक बार जब कोई चीज संवेदन प्राप्त कर लेता है तो रक्त उन मार्गों को अवरुद्ध कर देता है जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि व्यक्ति की वास्तविक ची की संचयन गति एक सामान्य व्यक्ति के बराबर भी नहीं होगी। अब जब मैंने आपको ये पूरी तरह से समझा दिया है तो अब आपको अपने भविष्य का मार्ग तय करना है, प्रशिक्षक मिन ने कहा। थोड़ी देर बाद हॉल में सिर्फ शी म्यू और ली कैंग हाई ही बचे थे। प्रशिक्षक मिन की बातें सुनकर शी म्यू का दिल बैठ गया था। मास्टर ली, शी म्यू, अब आप नामांकन परीक्षा छोड़ सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, जिन लोगों ने खून की बर्बादी की है उन्हें किसी भी मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया है। आखिरकार स्कूल ऐसे मार्शल शिष्य चाहते हैं जो हो तियान योद्धा या यहाँ तक कि जियान तियान योद्धा भी बन सकें। एक मार्शल शिष्य जो अगले स्तर तक नहीं पहुँच पाता स्कूलों के लिए बेकार है, ली कैंग हाई ने कहा, यह महसूस करते हुए कि शी म्यू में अभी भी आशा की एक किरण है और इस प्रकार उसे वास्तविकता का सामना करने के लिए कहकर उसकी आशाओं को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो मैं खुद बहुत निराश हूं। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे एक शक्तिशाली योद्धा तैयार कर पाऊंगा। मुझे इस परिणाम की कभी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पत्थर के बंदर के खून वाले लोगों में ही इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि वे कुछ ही महीनों में पत्थर तोड़ने वाली मुठियां बना सकें। उन्होंने अपने अंतिम शब्द स्पष्ट खेद के साथ कहे, क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे लिए किसी भी तरह से एक शक्तिशाली योद्धा बनना नामुमकिन है? शी म्यू ने दांत पीसते हुए अपने दिल की ठंडक और उदासी को दबाते हुए सवाल पूछा। वह जानता था कि इस सवाल का जवाब उसे आखिरी बार मिलेगा। जब तुम हो तियान स्तर की एक खास तकनीक सीखना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी असली क्यूई इकट्ठा करने की गति बाकियों से बहुत कम है। ये औसत गति के आधे के भी करीब नहीं पहुंच पाएगी। तभी तुम्हें असली निराशा का स्वाद चखना होगा। तुम्हारे पूर्व प्रशिक्षक के रूप में मैं तुम्हें अपनी आखिरी सलाह देता हूँ। इसे बस एक सपना समझो, एक शक्तिशाली योद्धा होने की बात। घर वापस जाओ और एक साधारण इंसान की तरह जीवन जियो। हाँ, अब तुम लियू फैंग क्लब नहीं आ सकते। हालांकि हम पैसे के बदले छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सिखाएंगे जिसका खून खराबा हो, भले ही हमें पैसे मिलें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे क्लबों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे, ली कैंग हाई ने भावहीन चेहरे और पथरीली आवाज में कहा। शी म्यू के कंधे पर थपथपाने के बाद वह भी मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। शी म्यू जमीन पर जम गया। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे पास की कुर्सी तक गया और पूरी तरह से हक्का बक्का होकर बैठ गया। हाँ, कल मैं शहर का सबसे बड़ा मार्शल डिसिप्लिन था और आज मैं पत्थर के बंदर का बर्बाद खून बन गया हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, शी म्यू की बेतहाशा हंसी हॉल में गूंजी, जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। ली कैंग हाई अभी हॉल से ज्यादा दूर नहीं था। पीछे से हंसी की आवाज सुनकर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद शी म्यू फैंग लियू क्लब छोड़कर अपने उपनगरीय मनों में चला गया। वह शांत और संयमित लग रहा था। कई दिनों बाद तारांकन, ये खबर कि रक्त ज्वार शुरू हो गया है और फैंग शहर में रक्त दूत देखे गए हैं, जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। ये खबर कि उन्हें 3 रक्त सैनिक शिष्य मिल गए हैं, शहर के कुलों और गिरोहों में हलचल मचा गई। इस बीच ये खबर भी फैलने लगी कि एक संदेशवाहक ने लियू फैंग क्लब का दौरा किया था और पाया था कि शे म्यू का खून बर्बाद हो गया है। इससे कई लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश भी हुए। जिन परिवार की जागीर में एक छोटे से हॉल के अंदर तारांकन आंटी जेन एक ऐसे व्यक्ति से पूछताछ कर रही थीं जो 50 वर्ष से अधिक उम्र का और अत्यंत कठोर स्वभाव का लग रहा था। बड़े भाई, मैंने अभी सुना है कि आपने सभी 10 नई प्राप्त की गई क्यूई लिंग गोलियां वितरित कर दी हैं और जो शी म्यू की होनी चाहिए थी वह जिन तियान को दे दी गई। हाँ, मैंने अपने भतीजे को शी म्यू की गोली दे दी थी। 7वीं बहन, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था। सुनिए, 5वें भाई ने 10,000 लियांग का चांदी का नोट दिया है। ये पैसे शी म्यू को दे दीजिए। उस सादगी पसंद आदमी ने आंटी जेन के सवाल का बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया और उन्हें एक चांदी का नोट दे दिया। वह जिन कबीले का वर्तमान सरदार था, उसने एक ही नोट से क्यूई लिंग की गोली खरीदने की हिम्मत कैसे की? बड़े भाई, क्या तुम सच में शी म्यू को मूर्ख समझते हो? आंटी जेन ने हंसते हुए एक हाथ से नोट एक तरफ रखते हुए कहा।
हाँ हाँ, भले ही वह पहले मूर्ख न रहा हो, पर अब जरूर मूर्ख है। हम जिन परिवार के लिए क्यूलिंग की गोलियां खरीदना धूल उड़ाने जितना आसान नहीं है, फिर हम इसे एक बेकार मूर्ख पर क्यों बर्बाद करें? उस तपस्वी आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसे आंटी जेन के विरोध की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन अब उसने अपना हाथ वापस खींच लिया था। भले ही वह एक निकम्मा मूर्ख हो, मैंने उससे वादा किया है, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं पिताजी से मिलने जाऊंगी और उन्हें ही फैसला सुनाने दूंगी। आंटी जेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अपने पिता के पास जा रहे हैं? सातवीं बहन, सच बताऊं, पिता ने ही यह आदेश दिया था, जिन कबीले के नेता ने लापरवाही से कहा। क्या पिताजी ने यह ऑर्डर किया था? आंटी जेन के चेहरे के भाव बदल गए। याद रखना, तुम जिन हो, शे नहीं। तुम्हारे पति का विवाह हमारे परिवार में हुआ था। एक गोली ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी हरकतें हमें दूसरे कुलों के सामने मजाक का पात्र बना देंगी। सातवीं बहन, कृपया अपनी बेटी यू हुआन के बारे में सोचो। चूंकि रक्त ज्वार शुरू हो गया है, तीनों संप्रदायों के दूत यहाँ जरूर आएंगे। मैं उनसे संपर्क करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। यू हुआन के लिए यह एक बेहतरीन मौका हो सकता है। जिन कुल के नेता ने आखिरकार थोड़ा नरमी दिखाई और उस प्रतिभाशाली लड़की के बारे में बात शुरू की। मैं पिताजी का आदेश नहीं तोड़ूंगी। जहाँ तक यू हुआन की बात है, बड़े भाई, कृपया अपने काम से काम रखो और निश्चिंत रहो, आंटी जेन ने कहा। उनके चेहरे के भाव कई बार बदले और आखिरकार उन्होंने पैर पटकते हुए जाने के लिए मुड़ गईं। रुको, नोट अपने साथ ले जाओ, नेता चिल्लाया। इतनी छोटी सी रकम, मैं इसे खुद चुका सकती हूँ, बस इसे पांचवें भाई के पास वापस ले जाओ, आंटी जेन ने बिना सिर घुमाए एक पल में हॉल से बाहर जाते हुए कहा। हॉल के दरवाजे पर यू हुआन अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह पास आई और पूछा, माँ, क्या हुआ? आपके और बड़े चाचा के बीच कैसी बातचीत हुई? क्या हम मेरे भाई के लिए गोली वापस ले सकते हैं? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे नाना ने ऑर्डर दिया था, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बटलर चेंग से कहूंगी कि वह शी म्यू को 30,000 लियांग चांदी भेज दे, आंटी जेन ने आह भरते हुए जवाब दिया। माँ, दादाजी बहुत अन्यायी थे। यू हुआन परिणाम से बहुत नाखुश था। ये कहना मुश्किल है कि इस बार तुम्हारे दादा और बड़े चाचा सही हैं या गलत। एक निराश मार्शल शिष्य को क्यूई लिंग की गोली देना निश्चित रूप से जिन कुल को बदनाम करेगा। इस बार मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। आंटी जेन को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तियानवान मंदिर के पिछवाड़े में फैंग ली और गाओ युआन एक दूसरे को ताकते हुए खड़े थे। वे एक जानकार व्यक्ति को शहर में हलचल मचाने वाली खबर सुनाते हुए सुन रहे थे। वह व्यक्ति जानकारी बेचकर पैसा कमाता था। थोड़ी देर बाद फैंग ली ने उसे विदा किया। ये सुनना बिल्कुल अप्रत्याशित है कि शी म्यू के पास पत्थर के बंदर का खून है। यही कारण है कि वह अपने स्तर के बाकी सभी मार्शल शिष्यों को हरा पाया। क्या तुम्हें याद है जब हमने उसे अपने गिरोह का नेता बनने के लिए कहा था? वह इसके लायक भी नहीं था। गाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा और शी म्यू के भाग्य पर खुश होने लगा। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई शी का खून बेकार हो सकता है। यह अफसोस की बात है। ये ताकत मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय एक साधारण आदमी के लिए भी काम आती। अब हमें एक नया रक्षक ढूंढना होगा। गाओ युआन के विपरीत फैंग ली ने एक शक्तिशाली रक्षक के खोने का शोक मनाया। ये शी म्यू तो बिल्कुल बकवास है। मैंने उसी समय इसे चुनौती देने के बारे में सोचा था। जोंग डोंग ने नोट पढ़ते हुए मुंह बनाते हुए कहा। वह फेई होम क्लब में था। उसने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी नई सीखी हुई मुट्ठी की कला का अभ्यास जारी रखा। यदि वह इस मुट्ठी कला में निपुण होता तो वह शी म्यू की पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठियों को चुनौती दे सकता था। वू मनो के गुप्त कमरे में जंगली हंसी गूंज उठी। प्रेरित रक्त पत्थर के बंदर का व्यर्थ रक्त था। शानदार। अब जिन परिवार उस कमीने की तरफ देखेगा भी नहीं। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि कोई उसे अपंग बना दे। वो हुआ जोर से हंसा। उसके बगल में बैठा गोरा आदमी भी था। कोई बात नहीं, चूंकि वह एक निकम्मा बदमाश है, इसलिए अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े चाचा और मुझे अभी अभी यह पता चला है और हमें इस मौके का फायदा उठाकर उस बदसूरत लड़की का खून पीना चाहिए। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। तुम्हारे तीसरे चाचा खुद जाकर उस लड़की को वापस ले आएंगे ताकि तुम अपना बदला ले सको। गोरे आदमी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, वो हुआ को प्यार से देखते हुए। वाह, मैं तीसरे चाचा के साथ जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से शी म्यू की टांगें टूटते हुए देखना चाहता हूँ। गर्वित युवक खुशी से हंसा। अध्याय 26। क्यूई संवेदन प्राप्त करना। शी म्यू के उपनगरीय मनो के एक शयन कक्ष के अंदर तारांकन। शी म्यू कुर्सी पर बैठा अपनी मेज पर रखी एक छोटी सी बोतल को सोच में डूबा हुआ देख रहा था। किसी ने कई बार दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, शी म्यू ने बिना सिर उठाए संक्षेप में कहा। दरवाजा खोला गया और एक खूबसूरत लड़की लकड़ी की ट्रे लेकर अंदर आए। फिर उसने मेज पर गर्मागर्म मीट का दलिया रख दिया, मानो अपने काम में माहिर हो। मिस जोंग, आप फिर यहाँ क्यों हैं? मैंने आपको कई बार कहा है कि काम नौकरों पर छोड़ दो। शी म्यू ने ऊपर देखा और लड़की की तरफ सिर हिलाया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जोंग शियू थी। जब से वह जागीर में रहने आई थी, वह उसे अपने यहाँ रखने के लिए शी म्यू के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने की कोशिश कर रही थी। शी म्यू के कमरे में चाय और खाना लाना इसे दिखाने का उसका तरीका बन गया था। भाई शी, आज तुमने कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर आराम करो और कुछ खा लो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर दलिया बनाया है, जोंग शियू ने करुणा भरे स्वर में कहा। माथे पर एक चौंकाने वाला नीला जन्म चिन्ह होने के बावजूद उसका व्यवहार सौम्य और कोमल था। मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया,
मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। अच्छा, मुझे दलिया चखने दो, शी म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा क्योंकि वह काफी हैरान था। उसने मांस के दलिया से भरा कटोरा उठाया और भेड़िए की तरह उसे खा गया। फिर उसने संतुष्टि की एक आह भरी। मिस जोंग, दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप खाना बनाने में इतनी अच्छी होंगी। आपके होने वाले पति बहुत भाग्यशाली हैं। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा बदसूरत चेहरा देखने के बाद मुझे कौन चाहेगा, लेकिन अगर तुम्हें खाना वाकई पसंद आया तो मैं बाद में तुम्हारे लिए और बनाऊंगी, जोंग शियू ने खुशी से कहा। शी म्यू की तारीफ सुनकर वह शर्मा गई, उसकी गोरी त्वचा गुलाबी हो गई। अगर तुम सच में ऐसा करोगी तो मैं। शी म्यू ने लड़की की तरफ हल्के से मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कमरे के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। झांग सू कमरे में घुसी और बोली, युवा मास्टर शी, जिन परिवार का बटलर चेंग यहाँ है और आपसे मिलना चाहता है। बूढ़े चेंग, चलो, मेहमानों को इंतजार नहीं करवाते। शी म्यू ने आंखें सिकोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। फिर उसने मेज से छोटी बोतल उठाई और अपनी आस्तीन में रख ली। वह कमरे से बाहर निकल गया। झांग सू उसके पीछे पीछे चल रहा था। जोंग शियू एक पल के लिए रुका और झिझका, फिर उनके पीछे जाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद शी म्यू अपनी जागीर के गेट पर पहुंच गया। वह उन चांदी के नोटों को देख रहा था जो जिन चेंग ने उसे तिरस्कार से दिए थे और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तो मुझे मेरी क्यूलिंग गोली नहीं मिल रही है और अब इसके बदले मुझे 30,000 लियांग चांदी की पेशकश की जा रही है। बहुत बढ़िया, एक गोली ज्यादा से ज्यादा 10,000 की है, तो मैं अभी भी मुनाफा कमा रहा हूँ। वाह, युवा मास्टर शी, मैडम ने वो सब कुछ कर दिया जो वो कर सकती थी। वो जिन परिवार की जागीर में भी गईं और वहाँ हंगामा भी किया ताकि वो आपकी गोली ले सकें। लेकिन ये फैसला तो कुलपिता, मैडम के पिता का था, इसलिए मैडम के पास इसे नकारने का कोई और रास्ता नहीं था। 30,000 लियांग भी मैडम ने ही दिए थे, और तो और उन्होंने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि हालांकि वो आपको क्यूलिंग की गोली नहीं दिला पाई, फिर भी वो आपको वो पहली पसंद दे सकती हैं जो उन्होंने आपके पिता के अंतिम संस्कार में आपको दी थी। नीले वस्त्रधारी बूढ़े ने हल्की खांसी के साथ शी म्यू को समझाया। बटलर हमेशा से शी म्यू को एक अच्छा नौजवान मानता था। उसे भी उसके लिए दुख हुआ जब उसे पता चला कि उसने जो खून बहाया था वह बेकार था। तो ये कुलपिता का आदेश था। ये जानकर अच्छा लगा। मुझे अफसोस है कि मैंने आंटी जीन को मुसीबत में डाल दिया, शी म्यू ने कहा। ये खबर शी म्यू के लिए एक बड़ा सदमा थी और उन्होंने वहाँ एक पल बैठने के बाद ही नोट्स लिए। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर शी स्थिति को समझेंगे। इसके अलावा मैडम ने भविष्यवाणी की है कि जिन परिवार के कुछ युवा सदस्य निकट भविष्य में आपको शर्मिंदा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहीं रहें और शहर न जाएं। जिन चेंग ने कुछ सोचने के बाद शी म्यू को चेतावनी दी। ठीक है, मैं समझ गया। कृपया आंटी जेन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं भेज दीजिएगा, शी म्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। अरे वैसे, अगर युवा स्वामी शी अभी भी योद्धा बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक उपाय है, नीले वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा। शी म्यू की अविचल शांति देखकर वह मुस्कुराया और फिर अचानक अपनी आस्तीन से एक नोट निकाला। उसने उसे शी म्यू को दिया और फिर शालीन कदमों से जागीर से बाहर निकल गया। इस बीच शी म्यू गेट पर खड़ा रहा और बूढ़े आदमी की आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह गायब नहीं हो गया। उसके हाथ में अभी भी 3 चांदी के नोट और कागज थे। जोंग शियू और झांग सू पूरे समय उसके पास खड़े होकर बातचीत सुन रहे थे। जोंग शियू के चेहरे पर चिंता के भाव थे और झांग सू चिंतित और गंभीर भाव से खड़ी थी। उस रात शी म्यू अपने बिस्तर पर पालकी मारकर बैठा था और अपने हाथ में रखी छोटी बोतल को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पत्थर के बंदर का बर्बाद खून। हाँ, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मेरा खून बर्बाद हुआ है। माँ, कृपया चिंता न करें। चूंकि मैंने पहले ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं बीच में ही हार नहीं मानूंगा। खून बर्बाद होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ। शी म्यू हवा में चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोतल का ढक्कन खोल दिया। एक सफेद गोली निकली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डाल लिया। गोली लोहे जैसी सख्त लग रही थी, लेकिन शी म्यू के मुंह में डालते ही वह बदल गई। वह तुरंत नर्म और मीठी हो गई, मानो चीनी हो। कुछ सांसें लेने के बाद गोली एक तरल पदार्थ में बदल गई जिसे आसानी से निगला जा सकता था। अचानक उसके पेट और उसके नीचे के हिस्से में जलती हुई ऊर्जा का संचार होने लगा। धमाका। अपने सिर में एक तेज आवाज सुनकर शी म्यू को लगा कि उसकी शारीरिक संवेदनाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं। साथ ही उसके पूरे शरीर में असहनीय खुजली होने लगी। वह तुरंत अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चेहरे को आराम देने की कोशिश की। उसी समय जिन परिवार की जागीर के एक गुप्त कमरे में तारांकन, एक अधेड़ उम्र का आदमी एक युवक को गालियां दे रहा था जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। अरे कमीने, तुम फिजूल खर्च, तुम शी म्यू को मूर्ख कहते हो। मेरी नजर में तुम मूर्ख से भी बदतर हो। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने दूसरी बार क्यूई लिंक की गोली ली है। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस बार तुम्हें क्यूई सेंसिंग हासिल करने का पूरा भरोसा है? तो क्या हुआ? क्या तुम मेरे बेटे भी हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बहन से गोली लेने के लिए इतने पैसे नहीं देता। अच्छा होता अगर मैं इसे उस कमीने शी म्यू के लिए छोड़ देता। कम से कम मैं अपने पैसे तो बचा सकता था। अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने युवक के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कमरे से बाहर भाग गया। शी म्यू, जिन तियान ने अपने दांत पीस लिए और अपने सूजे हुए चेहरे को सहलाते हुए चिल्लाया,
आधे दिन बाद शीम्यू ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा। उसे अपने हाथ के नीचे हल्की सी गर्म क्यूई का एहसास हुआ। अब उसे पता चल गया था कि क्यूई सेंसिंग क्या होती है। अगर क्यूई लिंग गोली की मदद न होती तो वह अपनी क्यूई को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता। अब जब तक वह हो तियान कला पर एक पुस्तक प्राप्त कर सकता है, वह आगे बढ़ने में सक्षम होगा और हो तियान योद्धा स्तर और उससे ऊपर अपने वास्तविक क्यूई को प्रशिक्षित करना शुरू कर देगा। कुछ हद तक यही वह क्षण था जब उन्हें असली योद्धा कहा जाने लगा। थोड़ी देर बाद शीम्यू का ध्यान उस कागज पर गया जो जिन चेंग ने उसे दिया था। उसने उसे अपनी आस्तीन से निकाला, खोला और उस पर लिखे शब्द पढ़ने लगा। थर्ड परफेक्शन में सीमांत किला, एक सैन्य स्कूल। युवक ने काफी देर बाद खुद से बुदबुदाया। अध्याय 27, स्वप्न में वानर। एक महीना जल्दी ही बीत गया। ताई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल ने अंततः नामांकन परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है, जिसका स्थान शहर के पूर्वी उपनगर में गुआंगलिंग घाटी होगा। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, ताई युआन प्रांत के सभी मार्शल शिष्य उत्साहित हो गए। इसके अलावा मार्शल शिष्यों का एक निरंतर प्रवाह शहर में आता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच फैंग शहर के शेरिफ ने एक बेहद सख्त मार्शल लॉ जारी कर दिया, जिसके तहत सभी मार्शल शिष्यों को संयमित व्यवहार करना था और शहर में कोई गड़बड़ी नहीं फैलानी थी। ये कानून नामांकन परीक्षा से 3 महीने पहले से लागू होना था और परीक्षा के 3 महीने बाद तक नहीं हटाया जाना था। अपराधियों को उनके कदाचार के अनुसार दंडित किया जाएगा, यानी हल्के अपराधों के लिए अपराधी को कानून की अवधि तक भारी कवच पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा, जबकि गंभीर अपराधों के अपराधियों को मौके पर ही फांसी दे दी जाएगी। शहर की विभिन्न सड़कों पर भव्य दिखने वाले बख्तरबंद सैनिकों के समूह दिखाई देने लगे, जिनमें से प्रत्येक के पास भाला और धनुष था। इसके जवाब में गिरोहों और कुलों ने भी अपने सदस्यों पर सख्ती से नियंत्रण करना शुरू कर दिया तथा उन्हें अन्य जिलों के मार्शल शिष्यों के साथ खिलवाड़ करने से मना किया। शहर के दूसरी तरफ शीमू पिछले 1 महीने से अपनी उपनगरीय जागीर से बाहर नहीं निकला था। वह दिन में तलवारबाजी का अभ्यास करता और रात भर चैन की नींद सोता। ऐसा लग रहा था मानो उसने नामांकन परीक्षा में हिस्सा लेने का सारा इरादा ही छोड़ दिया हो। एक युवा श्वेत वानर 10 भूरे वानरों के साथ पहाड़ पर अच्छा समय बिता रहा था। वे पहाड़ की चोटियों पर एक दूसरे के पीछे पीछे कूद रहे थे। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा, सभी भूरे वानर एक विशाल पत्थर की गुफा में सोने चले गए। सफेद वानर गुफा के बाहर ही रहा क्योंकि वह अभी भी काफी ऊर्जावान था। वह बिना किसी कठिनाई के एक पहाड़ी की चोटी पर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह एक छोटी सी डाल पर बैठ गया और ऊपर आसमान में चांदी जैसे चांद को देखने लगा। वह वहां बिल्कुल निश्चल बैठा था कि तभी एक चौंकाने वाली घटना घटी। सफेद बंदर को शाखा पर बैठे हुए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि रात के आकाश में चमकती हुई सफेद रोशनियां धुंधली सी दिखाई देने लगीं, जो जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं। सफेद बंदर ने अपनी आंखें झपकाईं और उसकी काली सफेद आंखें सुनहरी हो गईं। पफ! हालांकि हवा नहीं चल रही थी, फिर भी सफेद रोशनी के घने बिंदु अपने आप हिलने लगे। ये रोशनियां बंदर की सुनहरी आंखों की ओर उमड़ने लगीं, मानो वे प्रकाश का एक अंतहीन सागर हों। एक अकथनीय आराम की भावना ने बंदर के शरीर को भेद दिया, जिससे वह बड़ी मुस्कान के साथ शाखा पर उत्साह से नाचने लगा। पेंग! एक जोर की आवाज सुनाई दी। शीम्यू अपने बिस्तर पर उठा। उसे इतना पसीना आ रहा था कि उसकी पूरी कमीज भीग गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था, मानो उसने बहुत जोरदार कसरत की हो। 7वीं बार। ये सपना मुझे क्या बताना चाह रहा है? मुझे लगातार 7 दिनों से एक ही सपना आ रहा है। मुझे पता है कि अब कुछ गड़बड़ है। शीम्यू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और उसकी आंखें काफी सुस्त लग रही थीं। पिछले 7 दिनों से उसे हर रात एक अजीब सपना आ रहा था। सपने में वह हमेशा एक सफेद वानर में बदल जाता, जंगल में उछल कूद करता और अपने साथियों का पीछा करता। ऐसा लगता मानो वह पूरे झुंड का नेता हो। हालांकि पिछले 6 सपने हमेशा तब टूटे थे जब वह सफेद वानर अपने साथियों के साथ गुफा में आराम करने जाता था। इस बार मामला अलग था, क्योंकि वह गुफा के बाहर रुका था और बाद में एक शाखा पर चढ़ गया था। तभी यह अजीब दृश्य घटित हुआ था। ये क्या है? क्या हो सकता है कि पत्थर के बंदर का खून मेरे शरीर में परेशानी पैदा कर रहा हो? हो सकता है क्योंकि मैं एक वानर का सपना देख रहा हूँ। क्यूई सेंसिंग हासिल करने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या मेरी सफलता इसकी वजह हो सकती है? शीम्यू सोच में डूब गया। तभी उसने ऊपर देखा और ये देखकर चौंक गया कि कागज की खिड़कियां, जिन्हें सीलबंद होना चाहिए था, हवा से खुल गई थीं। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी, लगभग उसके पूरे बिस्तर पर छा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि यह कब हुआ। शीम्यू को तुरंत ही सपने में देखे गए चांद की याद आ गई। चांद से जुड़ाव महसूस करते ही उसका रंग बदल गया। अगले ही पल वह बिस्तर से उठा और दरवाजे तक गया, उसे धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। उसके कमरे के बाहर का आंगन चांदनी की रोशनी से जगमगा रहा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में आधा चांद दिखाई दिया। आज रात चांद आम दिनों से अलग था और उसे लगा कि वह आम दिनों से ज्यादा भव्य और शांत लग रहा है। वह देर तक आधे चांद को देखता रहा, फिर सिर नीचे करके आंगन की तरफ देखा। आंगन के एक कोने में एक पुराना अज्जला पेड़ था। उसकी ऊंचाई 17 मीटर से थोड़ी ज्यादा लग रही थी और उस पर बस कुछ ही पत्तियां बची थीं। पेड़ साफ तौर पर मर रहा था। शीम्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ देर तक उस अधमरे पेड़ को ध्यान से देखा। फिर उसके मन में एक विचार आया, जिसने उसे पेड़ के पास जाने के लिए प्रेरित किया। शीम्यू के लिए पेड़ के मोटे तने पर चढ़ना आसान था। वह बिना किसी परेशानी के पेड़ की चोटी पर पहुंच गया और फिर एक मोटी टहनी पर पैर रखकर उस पर बैठ गया।
जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसकी मुद्रा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सपने में सफेद बंदर की थी। शी म्यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस एंगल से चांद कुछ बड़ा और ज्यादा चमकीला लग रहा था। शी म्यू कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ कुछ भी नहीं हुआ। युवक मन ही मन मुस्कुराया, अपनी मूर्खता पर मजाक उड़ाते हुए। कौन आधी रात को जागकर पेड़ पर चढ़ेगा, सोने की बजाय जानवर की नकल करेगा? नौकर उसे देख लेंगे तो पागल समझेंगे। यह विचार मन में लाते हुए वह शाखा से नीचे कूदने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह हिलने ही वाला था, उसके सिर में एक तेज आवाज गूंजी। उसका पूरा शरीर मानो जड़ हो गया, मानो डाल से चिपक गया हो। उसकी नजर अनायास ही चांद पर टिक गई। अब तक शी म्यू को अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठने लगे थे। वह एक अजीब स्वप्न जैसी अवस्था में जाने लगा। वह फिर से अपने सपने वाले सफेद वानर में बदल गया और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं ताकि वे आसमान से गिरती जगमगाती रोशनियों को ग्रहण कर सकें। इस क्षण उसने अपनी आंखों में एक साथ तेज जलन और ताजगी भरी ठंडक महसूस की। पिछले सपने के विपरीत उसका मन वानर के शरीर के बावजूद पूरी तरह से स्पष्ट था। उसे इस बात का एहसास था कि वह एक सपने में था। उसे डर इस बात का था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने शरीर को एक इंच भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चेतना अब उस वानर के शरीर में ही सिमट गई हो। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन शी म्यू के पास शाखा पर ही डटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद अंततः वानर हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे उसने वानर के शरीर पर नियंत्रण पा लिया हो। शी म्यू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह बंदर के शरीर को हिलाने का प्रयास कर पाता, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज ने उसे अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। अगले ही क्षण जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह ये देखकर दंग रह गया कि वह अभी भी शाखा पर था और आसमान की ओर देख रहा था। हालांकि अब वह अपने मानव रूप में था और उसकी कमीज सुबह की ओस से भीगी हुई थी। आसमान उजला होने लगा था और पहले से ऊंचा चांद अब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अध्याय 28 दृष्टि उत्परिवर्तन। शी म्यू इतना सदमे में था कि कुछ देर तक टहनी पर बैठा रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार जब उसने खुद को सदमे से बाहर निकाला और नीचे देखा तो उसके नीचे का दृश्य लगभग उस स्वप्न जैसी घटना जैसा ही भयावह निकला जिससे वह अभी अभी गुजरा था। पहले आधा मृत पेड़ अब हरे पत्तों से ढका हुआ था। इसकी शाखाएं इस तरह फैली हुई थीं मानो वह लंबी नींद से जाग गया हो। शी म्यू ने उस नज़ारे को गौर से देखा और फिर पेड़ को और गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि पेड़ के साथ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है, तभी वह नीचे कूदा। बस अजीब बात ये लग रही थी कि वह खुद को फिर से जिंदा करने लगा था। पेंग! शी म्यू जोर से जमीन पर गिरा, जिससे धूल का एक गोला सा उड़ गया। एक लंबी आह भरकर उसने फिर आसमान की तरफ देखा। रात की अजीबोगरीब घटनाओं पर वह अब भी हैरानी से भरा हुआ था। आखिरकार उसने मान लिया कि असल में वह रात के ज्यादातर समय डाल पर ही रहा था। उसे अब भी याद था कि अपने शरीर पर काबू न रख पाने की वजह से कैसा महसूस हुआ था और उस भयावह दृश्य के बारे में सोचकर उसे सिहरन सी महसूस हुई। दिवास्वप्न। ये पहली बार था जब उसने दिवास्वप्न देखा था। तकनीकी रूप से कहें तो ये वास्तव में कोई दिवास्वप्न नहीं था। हालांकि इस अजीब घटना को बयां करने के लिए कोई और शब्द नहीं था कि उसका मन पूरी तरह शांत था जबकि उसका शरीर मानो स्तब्ध हो गया था। जब शी म्यू को वह दृश्य याद आया जिसमें बंदर की आंखें आकाश में चमकती रोशनियों को सोख रही थीं, तो उसने अनायास ही अपनी आंखें छू लीं। उसने उन्हें रगड़ा। एक अस्पष्ट बेचैनी का एहसास हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ दर्द के अलावा उसके शरीर में कोई समस्या नहीं थी। शी म्यू ने घटना पर विचार करते हुए आंगन में एक बार फिर नजर दौड़ाई। यह क्या है? वह फिर से आश्चर्य से अचंभित होकर बोला। उसे उस पल तक समझ नहीं आया कि उसकी आंखों को क्या हो गया था। उसने एक चींटी की तरफ देखा जो उससे लगभग 20 मीटर दूर घास पर बैठी थी। जैसे ही उसने आंगन के एक कोने में नजर घुमाई, उसने देखा कि सुबह के सन्नाटे में एक सेम जितनी बड़ी मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। शी म्यू ने ठंडी सांस ली और फिर अपना सिर उठाकर बड़े पेड़ पर लगे एक पत्ते को देखा। उसने जो देखा उससे वह बहुत हैरान हुआ। पत्ते की हल्के रंग की नसें उसके हाथ की नसें जितनी साफ दिखाई दे रही थीं। शी म्यू अचंभित रह गया। कुछ देर बाद वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरी हवेली और उसमें सो रहे नौकर भी कांप उठे। नींद से जागने पर नौकरों का चिढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि हंसी का कारण पता चलने के बाद वे दबी हुई गालियां देते हुए वापस सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर हंसने के बाद शी म्यू अपने बेडरूम में लौट आया। उसने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा और अपने बिस्तर के पास से एक लोहे का चाकू उठा लाया। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नज़र एक टिमटिमाती मोमबत्ती पर पड़ी। उसने उस मोमबत्ती को देखा जिसका शरीर लगभग पूरी तरह जल चुका था। उसने अपनी कलाई हल्के से हिलाई और चाकू की एक परछाई मोमबत्ती की नोक से गुजर गई। मोमबत्ती की लौ तुरंत बुझ गई। शी म्यू ने मोमबत्ती पर एक और वार किया। हवा में तीखी आवाजें गूंज रही थीं और ठंडी रोशनी मेज पर एक छोटे बवंडर की तरह घूम रही थी, लेकिन मोमबत्ती मेज पर अपनी जगह पर ही रही। शी म्यू मुस्कुराया और अपने चाकू की धार मेज पर दबा दी। पेंग! एक तेज आवाज सुनाई दी। मोमबत्ती हल्की सी हिली और फिर 8 सम्मिलित टुकड़ों में बंट गई। हर टुकड़ा ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी रूलर से बारीकी से काटा गया हो। एक सांस में 8 कट। मुझे तो यही अंदेशा था, लेकिन अगर मैं और बारीकी से काट सकूं तो शायद गति भी बढ़ा सकूं। कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी नई नई आंखों की रोशनी का आदी हो रहा हूं।
एक बार जब मैं अपनी बड़ी हुई आंखों का आदी हो जाऊंगा तो शायद मैं एक सांस में 9 कट भी कर सकूंगा। शी म्यू ने मन ही मन बुदबुदाया और मोमबत्ती के टुकड़ों को अपने चेहरे पर एक भावुक चमक के साथ देखा। आखिरी शब्द कहने के तुरंत बाद उसने फिर से हवा में अपना लोहे का चाकू घुमाया। हर बार से चाकू की 7-8 परछाइयां बनती जो हवा में धुंधली सी दिखाई देती थीं। शी म्यू की आंखें और भी तेज हो गईं और वह बिना रुके अपनी तकनीकों का लगातार अभ्यास करता रहा। कई दिनों बाद शाम को तारांकन शी म्यू के बेडरूम की खिड़कियां खुली थीं और चांदनी की हल्की रोशनी उसके बिस्तर के सामने पड़ रही थी। शी म्यू बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से उठा। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकलकर चांदनी में नहाया, मानो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद वह आंगन में लगे हरे भरे पेड़ पर चढ़ गया। सही मुद्रा पाकर वह डाल पर कुशलता से उकड़ूं बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह कांपने लगा। उसने पाया कि उसका पूरा शरीर पेड़ से चिपक गया है और वह फिर हिल भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल वह फिर से अपने सपनों के सफेद वानर में बदल गया। वह अभी भी डाल पर उकड़ू बैठा आसमान से गिरती रोशनी को सोख रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि वानर होने के नाते उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी वह अपनी परिधीय दृष्टि से अपने आसपास के वातावरण पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। 3 इंच दूर एक हरा कीड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं दिख रहा। 1, 2, 3, 17। कल के सपने में मेरे बाएं हाथ के पास वाली शाखा पर 19 पत्ते थे और परसों 20। तो लगता है मैं वही सपना नहीं दोहरा रहा हूँ। सपने में भी दिन और रात होते हैं, तो सपने में भी समय जरूर बहता है, शी म्यू ने सोचा और ज्यादा उलझन में पड़ गया। लगातार 7 स्वप्नों के बाद उसे अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब से उसे फिर कभी वैसा ही विचित्र स्वप्न नहीं आया था। हालांकि अगर रात के उत्तरार्ध में चांदनी होती तो वह वानर के रूप में स्वप्न में वापस आ सकता था। ऐसा तभी होता जब वह पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा पर उकड़ूं बैठ जाता, मानो उसे स्वप्न में घसीट कर ले जाया गया हो और उस सफेद वानर के शरीर में चांदनी को अवशोषित करने के लिए मजबूर किया गया हो। इन दिनों हर बार जब वह सपने से जागता तो उसकी दृष्टि पहले से बेहतर हो जाती। हालांकि दृष्टि में यह वृद्धि पहली बार जितनी नहीं थी, फिर भी उसकी वर्तमान दृष्टि उसे 33 मीटर दूर उड़ते हुए मच्छर के पैर साफ साफ देखने में सक्षम बनाती थी। अगर वह किसी पेड़ पर खड़ा होकर दूर तक देखता तो उसे किसी बड़े पेड़ में कीड़े का बिल आसानी से दिखाई देता, और हालांकि वह पेड़ 175 मीटर से भी ज्यादा दूर था, फिर भी वह उसे आसानी से देख सकता था। जिन दिनों चांद नहीं निकलता था उन दिनों वह सपने में नहीं जा पाता था। उसे एक अजीब सा एहसास होता था कि सपने में बंदर द्वारा अवशोषित की गई सफेद रोशनी चांदनी का ही एक सार है। शायद इसी सार ने उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दी थी। इसके अलावा उसने अंदाजा लगाया कि अगर वह ये सपना देखता रहा तो हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उसकी आंखों की रोशनी काफी बढ़ जाएगी। शी म्यू ने सोचा कि अगर सब कुछ वैसा ही सुचारू रूप से चला जैसा उसने सोचा था तो क्या होगा। अगर उसकी नजर और भी बेहतर हो जाए तो शायद वह मार्शल आर्ट के और भी रूप सीखने की कोशिश कर सकेगा। 3 दिन बाद 2 परिचित लोग शी म्यू से मिलने उसके जागीर के हॉल में आए। भाई शी, ये रही वो चीज जो आपने मास्टर माँ से मंगवाई थी। उन्होंने उसे तैयार कर दिया है और हम आपके लिए लाए हैं। हम आपके लिए कुछ खास भी लाए हैं, दोनों बच्चों में से बड़े ने कहा। उसने मुस्कुराते हुए शी म्यू को 2 भारी पैकेट दिए। ये युवक ब्लैक फॉक्स गैंग का फैंग ली था। अध्याय 29, बैंगनी स्टील का धनुष। शुक्रिया भाई फैंग, इससे मेरे बाकी ऑर्डर का भुगतान हो जाना चाहिए। कृपया इसे ले लीजिए और सुनिश्चित करें कि यह सही राशि हो। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से 2 चांदी के नोट निकालकर फैंग ली की ओर बढ़ा दिए। हाँ, मैं भाई शी पर शक क्यों करूंगा। वैसे क्या तुम सच में नामांकन परीक्षा छोड़ दोगे। फैंग ली हंसा और बिना देखे ही नोट्स ले लिए। शी म्यू ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। क्या तारीख तय हो गई है। अब से 7 दिन बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गुआंगलिंग घाटी में। कहा जा रहा है कि शहर के बड़े कुलों के नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। शेरिफ समेत अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। फैंग ली ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तो शायद मैं परीक्षा छोड़ दूं। स्कूल के रक्तदूत ने तो मुझे वैसे भी बेकार मान लिया है। परीक्षा में मेरी उपस्थिति मुझे केवल हंसी का पात्र बनाएगी। इसके अलावा जिन कबीले ने मुझे जो क्यूई लिंग गोली देने का वादा किया था वह पहले ही किसी और को दे दी गई है, इसलिए मुझे अपनी असली क्यूई का एहसास होने का कोई मौका नहीं है। मेरे लिए परीक्षा देने का कोई कारण ही नहीं है। शी म्यू ने शांति से उत्तर दिया। ये तो शर्म की बात है। तुम अपनी ताकत और गोली के बल पर परीक्षा पास कर सकती थीं। अगर दूत तुम्हें न पाता, फैंग ली ने दयनीय स्वर में कहा। सब ठीक है, मैं घर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास तो कर सकता हूँ। हालांकि मैं होतियान योद्धा नहीं बन सकता। मेरी वर्तमान स्थिति इस बात का प्रमाण है कि अगर मैं ज्यादा पैसा न भी कमाऊं तो भी मैं आराम से जीवन जी सकता हूँ। शी म्यू ने अपनी हालत को हल्के में लेने की बहुत कोशिश करते हुए कहा। शायद यही आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसा सोचें। हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। फैंग ली ने सिर हिलाया और तुरंत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आधे घंटे बाद ब्लैक फॉक्स गैंग के 2 नेता सड़क पर थे। दरअसल वे जागीर से कई मील दूर निकल चुके थे। भाई फैंग, वो आदमी अब बेकार हो गया है। हम उसका सामान खुद उसकी जागीर में लाकर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। गाओ युआन ने पूछा। जागीर में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वह अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा था। तीसरे भाई, जब उसने हमसे वह चीज लाने को कहा तो मैं उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया।
इसीलिए मैंने वहां जाते समय आपसे भी साथ चलने को कहा। फेंग ली ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया। हे, तो क्या आप कोई निष्कर्ष निकाल पाए? गाओ युआन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि शी म्यू ने वास्तव में मार्शल आर्ट का पीछा नहीं छोड़ा है। अगर ऐसा है तो हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपको याद होगा कि प्रसिद्ध जनरल यू ताई भी अपने शुरुआती वर्षों में एक निकम्मा था, लेकिन दाक्वी में हर कोई आज भी उसका नाम जानता है। तो बाद में क्या हुआ? उसे कई अजीबोगरीब अनुभव हुए और वह एक शक्तिशाली जियान-तियान योद्धा बन गया। इसके अलावा उसने बर्बर जनजातियों के आक्रमण में 13 टोटेम सेनानियों को मार गिराया। उसने ये कारनामा करने के लिए 500 किलो वजनी तलवार का इस्तेमाल किया, इसीलिए उसे राष्ट्रीय संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि उसका पारिवारिक नाम सम्राट के पारिवारिक नाम से अलग था और वह तब से सीमावर्ती किले में 3 प्रांतों की रखवाली कर रहा है। फेंग ली ने गंभीर स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या आप शी म्यू जैसे कमीने की तुलना राष्ट्रीय संरक्षक यू से कर रहे हैं? वह ऐसे शब्दों के लायक नहीं है। संरक्षक यू अपने शुरुआती वर्षों में कमजोर और बीमार रहे होंगे, लेकिन ये खून की बर्बादी जैसा नहीं है। हमें वास्तव में उनके लिए बैंगनी स्टील का धनुष भेजने की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं, केवल एक लेफ्टिनेंट या उसका वरिष्ठ ही उस अमूल्य हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हमें शी म्यू के लिए इसे प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को महंगे उपहारों की रिश्वत देनी पड़ी। रिश्वत के बाद ही अधिकारी हमारी मदद करने के लिए तैयार हुआ, और वह भी धनुष को शस्त्रागार के कचरे के रूप में छिपाकर। गाओ युआन ने अपना मुंह मरोड़ा। वह स्पष्ट रूप से नाराज था। तीसरे भाई, मुझे पता है कि धनुष अमूल्य है, हालांकि अगर हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बेकार है। जब हम इसे खींचकर भी नहीं खोल सकते तो इसे रखने का क्या फायदा? शी म्यू को एक अच्छा धनुष चाहिए, तो जो हमारे लिए बेकार है उसे भेजने में क्या हर्ज है? आप जानते ही हैं, जिनका सम्मान होता है उन्हें उपहार भेजना आम बात है, लेकिन मुश्किल समय से गुजर रहे किसी व्यक्ति को उपहार नहीं दिया जाता। वह हमारी उदारता को याद रखेगा और भविष्य में हमें उसका बदला देगा। फेंग ली ने धीरे से समझाया। अगर तुम्हें सचमुच उसमें उम्मीद नजर आती है तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। आखिरकार उसने पहले भी हमारी बहुत मदद की थी, तो फिर धनुष को एक दोस्ताना तोहफा ही रहने दो, गाओ युआन ने कहा। वह अभी भी आश्वस्त नहीं था, हालांकि वह जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि फेंग ली ने पहले ही अपना मन बना लिया था। ये सुनकर फेंग ली ने कुछ नहीं कहा और केवल मुस्कुराकर जवाब दिया। उनके जाने के बाद शी म्यू 2 बड़े पैकेट लेकर अपने बेडरूम में लौट आया। उसने एक पैकेट मेज पर रखा और उसे खोला। अंदर उसे लकड़ी का बना एक चौकोर बक्सा मिला। वह कुछ फीट लंबा था। उसने जल्दी से बक्सा खोला और अंदर 2 चमचमाते खंजर पाए, एक लंबा और एक छोटा। लंबा चाकू 3 फुट से थोड़ा ज्यादा लंबा था और थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसका हत्था असामान्य रूप से लंबा था और पूरे खंजर की लंबाई का 1/3 हिस्सा घेरे हुए था। छोटा वाला सिर्फ 1 इंच से थोड़ा ज्यादा लंबा था और उसका शरीर असामान्य रूप से पतला था। यह एक अजीब सा पतला खंजर था, लेकिन बेहद तेज लग रहा था। इसके हत्थे के सिरे पर एक छोटा सा लोहे का छल्ला था। शी म्यू ने दोनों खंजरों का बारीकी से अध्ययन किया और फिर एक हाथ से मेज पर जोर से पटक दिया। पेंग! असामान्य रूप से पतला खंजर तुरंत मेज से नीचे फेंक दिया गया। शी म्यू ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। तभी 2 तीखी आवाजें सुनाई दीं। एक झटके के बाद खंजर उसके हाथ में लुढ़क गया और ठंडी रोशनी के गोले में बदल गया। अचानक कमरा ठंडी रोशनी से भर गया। यह ऐसा नजारा था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। शी म्यू ने अपनी बांह हिलाई और खंजर उसके हाथ में फिर से आ गया। वह तुरंत मेज के एक किनारे पर जा गिरा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मेज को काट दिया गया था, मानो वह टोफू से बनी हो। शी म्यू परिणाम से बहुत खुश था। उसे यकीन था कि लोहार शेख ही नहीं बघार रहा था। उसने जरूर इन खंजरों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ठंडे लोहे का इस्तेमाल किया था, वरना ये खंजर कभी इतने तेज नहीं होते। शी म्यू ने दूसरे हाथ से लंबा चाकू पकड़ लिया। उसे हवा में उठाए हुए उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने छोटे खंजर को लंबे खंजर के हैंडल में डाला और उसे थोड़ा घुमाया। क्रैक! एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। छोटे खंजर का पूरा शरीर लंबे खंजर के हत्थे में पूरी तरह धंस गया था। छोटे खंजर का कोई निशान नहीं बचा था। सूर्य और चंद्रमा खंजर कुछ इस तरह दिखता था। थोड़ी देर खेलने के बाद शी म्यू ने उन्हें वापस डिब्बे में रख दिया। जब उसकी दिलचस्पी अभी भी बनी हुई थी, उसने दूसरा पैकेट खोला और उसमें एक हल्के बैंगनी रंग का धनुष पाया। उसकी लंबाई एक वयस्क की आधी ऊंचाई के बराबर थी। धनुष को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उसने उसे हाथ में लिया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन कम से कम 25 से 30 किलोग्राम होगा। धनुष की सतह थोड़ी ठंडी लग रही थी। उस पर एक जटिल और नाजुक डिजाइन बना हुआ था जो मछली के शल्कों जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी धातु से बना हो। धनुष की डोरी एकदम साफ और दूधिया सफेद रंग की थी। उस पर चांदी जैसी रोशनियां चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी जैसी रोशनियां उस सामग्री में मिलाए गए चांदी के तारों से आ रही हों। यह क्या है? अचानक शी म्यू को एक विचार आया। उसने एक हाथ से धनुष पकड़ा और दूसरे हाथ से डोरी खींची। उफ! लंबा बैंगनी धनुष आधा खुल गया। बैंगनी स्टील का धनुष! शी म्यू ने आश्चर्य से नाम बोल दिया। उसने अपनी उंगलियों से डोरी छोड़ दी। डोरी हवा में उछली और उछली। हिलते हुए उसने एक स्पष्ट ध्वनि निकाली। वह ध्वनि किसी अजगर के गाने जैसी थी। पूरा कमरा एक भिनभिनाहट की आवाज से गूंज उठा। अध्याय 30, छोड़ने का इरादा। फेंग ली ने मुझे बहुत अच्छी चीज भेजी है।
शी म्यू ने स्टील के धनुष पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव आ गया। वह उसे छुपा नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि वह बार बार उभर आता था। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक चमड़े का थैला मिला। उसने ऐसा थैला पहले कभी नहीं देखा था। हैरानी की बात यह थी कि थैले के अंदर उसे हल्के पीले रंग के तीरों का एक गुच्छा भी मिला। तीरों के सिरे काले लोहे के बने थे और उनकी पूंछ पर बड़े करीने से काले पंख लगे हुए थे। शी म्यू ने चमड़े के थैले से एक लंबा तीर निकाला और खिड़की के सामने खड़े होकर कुछ बार इशारे करने की कोशिश की। फिर उसने धनुष पर एक तीर चढ़ाया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह धनुष और तीरों का थैला लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह जागीर में ही रहे और शेष दिन उन्होंने नए प्राप्त बैंगनी स्टील के धनुष के साथ अभ्यास किया। मार्शल आर्ट क्लब में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी, इसलिए बैंगनी स्टील के धनुष का इस्तेमाल सीखने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। दिन के अंत तक वह 50 कदम की दूरी पर खड़े होकर और धनुष को आधे से भी कम दूरी तक खींचकर भी 10 में से 3 या 4 तीर ही निशाने पर लगा पाते थे। उनके पास से गुजरने वाले लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते थे क्योंकि धनुष आधा ही खुला होता था। शाम को जागीर के एक हॉल के अंदर, भाई शी, क्या आप सचमुच जुनवू हॉल में शामिल होने के लिए 3 प्रांतों के सीमांत किले में जा रहे हैं? जोंग शियू ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। हाँ, मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, शि म्यू ने शांति से उत्तर दिया। तो मेरा क्या और जागीर का क्या? युवती ने उलझन में पूछा। मैंने 2 दिन पहले झांगसू से खेत और रेस्टोरेंट बेचने को कहा था। मिस जोंग, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं आपको आंटी जेन के घर ले जाऊं। वो परिवार आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन वे जिन परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। या आपके पास दूसरा विकल्प मेरे साथ आने का है। मुझे याद है, आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपकी एक आंटी हैं जो आपको स्वीकार करने को तैयार हैं। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार न हो, लेकिन आपकी माँ का लू लॉन्ग प्रांत के किंग शुई शहर में एक दूर का रिश्तेदार है। वह शहर सीमावर्ती किले से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं आपको आपकी आंटी के पास ले जा सकूंगा, शी म्यू ने कहा। ये स्पष्ट था कि वह कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था। भाई शी, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? अगर आप नई जगह जा रहे हैं तो आपको खाना बनाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। शी म्यू का प्रस्ताव सुनते ही जोंग शियू ने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने बोलने के लिए खुद को तैयार किया, हालांकि उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मिस जोंग, आप जानती हैं कि सीमावर्ती किला उन बर्बर जनजातियों के मैदानों से सटा हुआ है जो अक्सर इस क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ हमेशा कोई न कोई युद्ध चलता रहता है। हो सकता है कि मैंने अंकल जोंग के आखिरी अनुरोध पर सहमति न दी हो, लेकिन कम से कम मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप सुरक्षित रहें। मैं आपको ऐसी खतरनाक जगहों पर कैसे ले जा सकता हूँ? इसके अलावा मैं वहाँ सिर्फ जुनवू हॉल में शामिल होने के उद्देश्य से जा रहा हूँ, और बहुत संभव है कि मैं खुद बाहर ही रहूं। शी म्यू के जवाब से जोंग शियू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने काफी देर बाद ही अपना सिर उठाया। अगर भाई शी मुझे अपने घर में नहीं रख सकते तो बेहतर होगा कि मैं अपनी चाची के पास जाकर रहूं, उसने अपने होंठ काटते हुए कहा। अच्छा, अब जब आपने फैसला कर लिया है तो हम अगले कुछ दिनों में कुछ तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हम साथ साथ निकल सकते हैं, शी म्यू ने कहा। वह जोंग शियाओ के फैसले से संतुष्ट लग रहा था। हालांकि अगली सुबह जब शी म्यू फेंग सिटी के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। नतीजतन उसकी योजना पूरी तरह से चौपट हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे खेतों में घोड़े दौड़ा रहे हैं और हमारी फसलों को रौंद रहे हैं? ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? झांगसू की बात सुनते ही शी म्यू ने भौहें चढ़ा दी। मैं बाकियों को तो नहीं पहचान सकता, लेकिन नेता को जानता हूँ। वह निश्चित रूप से युवा गुरु तियान है, जिन परिवार के 5वें गुरु के पुत्र। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। गुरु, हमें क्या करना चाहिए? हमने खेत बेच दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर खरीदारों को नहीं सौंपा है। अगर खेत तबाह हो गए तो खरीदार उन्हें लेने से इनकार कर देंगे, झांगसू ने गुस्से से जलते हुए कहा। युवा मास्टर तियान, आपका मतलब जिन तियान है? अच्छा, मैं खुद जाकर देखूंगा, शी म्यू ने कहा। उसकी आंखें ठंडी और उग्र हो गईं। इस युवा मास्टर तियान की पहचान पूरी तरह समझने में उसे बस एक छोटा सा विचार लगा। यदि 5वें मास्टर ने जिन परिवार के सबसे बड़े नेता को जिन तियान को शिम म्यू की क्यूई लिंग गोली देने के लिए राजी नहीं किया होता तो शिम म्यू को शहर छोड़ना नहीं पड़ता। हालांकि शिम म्यू हमेशा शांत रहता था, लेकिन जिन तियान का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ जाता था। वह सीधा जागीर से बाहर निकला और पास के बड़े बड़े खेतों की तरफ चल दिया। वह जल्द ही खेतों के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि कई आकर्षक कपड़े पहने युवक अपने बड़े घोड़ों पर सवार होकर एक लोमड़ी का पीछा कर रहे थे। लोमड़ी छोटी थी और खेत में फुर्ती से उछल कूद कर रही थी, इसलिए बड़ी संख्या में होने के बावजूद वे लोग उसे पकड़ नहीं पाए। शिम म्यू ये देखकर क्रोधित हो गया कि घोड़ों द्वारा फसलें रौंद दी गई थीं। युवा गुरु शी, वह आदमी जिन तियान है, झांगसू ने शिम म्यू को पकड़ते ही कहा। नीली पोशाक पहने एक युवक की ओर इशारा करते हुए उसकी सांस फूल गई। उस युवक की नाक चपटी थी। शी म्यू ने उस युवक पर एक ठंडी नजर डाली। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत के बीचों बीच चला गया। तभी लोमड़ी अचानक शी म्यू की दिशा में मुड़ी। जिन तियान उसके पीछे पीछे चला। दूसरे युवक भी शी म्यू की ओर दौड़ पड़े। वे भी तेजी से लोमड़ी का पीछा कर रहे थे क्योंकि वे अपने नेता का ध्यान रखना चाहते थे।
उनका नेता नीले वस्त्रधारी युवक था। ऐसा लग रहा था कि उसने शी म्यू की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे ही उसके साथियों ने शी म्यू को आते देखा, उन्होंने अपने घोड़ों की गति धीमी कर दी। इसके विपरीत जिन तियान ने अपने घोड़े को जोर से चाबुक मारते हुए शी म्यू की ओर तेजी से दौड़ना जारी रखा। बस करो जिन तियान, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसके परिचित ने उसे रोकने की गरज से चिल्लाकर चेतावनी देनी शुरू कर दी, लेकिन जिन तियान ऐसे तेजी से आगे बढ़ता रहा मानो उसने कुछ सुना ही न हो। ये देखकर शी म्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लोमड़ी को भगाने के लिए एक पैर उठाया, फिर उसने हमलावर घोड़े से बचने के लिए अपने कंधे हिलाए और फिर पलटकर घोड़े पर जोर से वार किया। धमाका! नीले वस्त्र पहने वह युवक अपने घोड़े के साथ 3 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। उस अद्भुत उड़ान के बाद वह जमीन पर जोर से गिरा। उसने कहा। जिन तियान के साथी शी म्यू पर चिल्लाए और उसकी ओर दौड़े, तुम कमीने, मौत मांग रहे हो। तभी नीले वस्त्र पहने वह नौजवान घोड़े के नीचे से निकला और अपने पैरों पर कूद पड़ा। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, हालांकि उसकी फटी हुई कमीज से उसकी छाती पर कुछ सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह इतना ताकतवर है और फिर भी जिन तियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये 7वीं चाची का सौतेला बेटा है। इसमें कितनी अद्भुत ताकत है। मैंने सुना है कि वह हमारे शहर के शीर्ष चिकित्सक हुआ करते थे, लेकिन वह बहुत साधारण प्रतीत होते हैं। ओह, जिन तियान ने स्वर्ण कवच पहना हुआ है। क्या 5वें चाचा को उस कवच से उतना ही लगाव है जितना खुद से? हम उसे छू भी नहीं सकते। ये फुसफुसाते हुए युवक जाहिर तौर पर जिन परिवार के सदस्य थे। जिन तियान के सुरक्षित और स्वस्थ होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने एक एक करके अपने घोड़ों को रोककर दृश्य देखा। साले, तूने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की? मैं तुझे मार डालूंगा। जिन तियान चिल्लाया और अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न देते हुए अपनी कमीज फाड़ दी। उसके नीचे चमचमाता सुनहरा कवच दिखाई दे रहा था। उसने उसी समय अपनी कमर से तलवार भी निकाल ली। श्राप सुनने के बाद शी म्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तलवार की सतह से परावर्तित हो रही ठंडी रोशनी को देखा।